ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो है वो असाइनमेंट्स को जो है वो रिव्यू कर लिया है। ये पैटर्न याद रखिएगा। सबसे पहले अगली मर्तबा सबमिशन के अंदर पहले आपका नाम आए। ठीक है। अंडर स्कोर के बाद जो है वो आप असाइनमेंट का वर्ड लिखें, देन जो है वो आप वन लिखें। अब यहाँ पे नंबर जो है वो आपके चेंज हो सकते, नाम भी चेंज हो रहा होगा आपका, और असाइनमेंट की जगह क्विज प्रोजेक्ट या यहाँ पे नंबर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तरीके से एक्सेसिबल होगा। ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, ये ज़रूरी इसलिए है ताकि जो है वो एक जगह पे आपकी सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हों। जैसे अभी फरजाना का देखें, इस फरजाना की दो चीज़ें आ रही हैं, ये एक पीएनजी इमेज आ रही है और यहाँ पे टीएक्सटी फाइल आ रही है। तो इस तरह से नहीं चाहिए, ये एक ही जगह पे मौजूद हो। जिस तरह से ये देखें, यहाँ पे एक रार की फाइल कहाँ पे थी, अ, हम्म यहाँ पे ये अरसलान ने एक रार की फाइल सेंड की हुई थी। ठीक है, अरसलान रशीद क्लास वन नहीं आएगा यहाँ पे, असाइनमेंट वन, इस तरह से करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम इसको असाइनमेंट की डिस्कशन को बंद करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के मोस्टली असाइनमेंट्स के अंदर जो है वो 404 आ रहा है, आपकी रिपोजिटरी फाइंड नहीं हो रही, तो आप जो है वो इसको सही से करके जो है वो दोबारा से असाइनमेंट को सबमिट करेंगे आप सब लोग। जी जी, असाइनमेंट तो मोस्टली स्टूडेंट्स का है, बट जो है वो मैंने उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो रिव्यू किया है। तो इसमें मेरी चेक करिएगा सर में शायद। मैं चेक कर लूंगा और अकॉर्डिंगली जो है वो आप लोगों को बता दूँ। अच्छा ठीक है, तो अब जो है वो मैं आज की क्लास को जो है वो स्टार्ट करता हूँ। रिएक्ट का जो है वो हम लोग आज भी जो है वो देखेंगे। आप लोगों को क्या तरीकेकार बताया था, ज़रा मुझे कोई बता दे, प्रोजेक्ट कैसे बनता है, मुझे ज़रा गाइड कर दें। मैं नाम ले लेता हूँ जिसने गाइड करना है। अच्छा, कौन कौन है क्लास में? हम्म हम्म, ठीक है। ठीक है, तो वजिया मुझे बताएंगी, मुझे वजिया यहाँ पे एक वीट का प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए मुझे मैं क्या स्टेप्स करूँ, क्या कमांड लिखूँ कि वो जो है वो एक वीट का प्रोजेक्ट बन जाए। वीट जो है वो हम रिएक्ट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे आगे सीएमडी ओपन कर लेता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, बस मुझे कमांड बता दें। वेट अ मिनट। जी वजिया, वजिया आर यू देयर? अच्छा, एक पैटर्न आप लोग फॉलो करें कि जब भी जो है वो मैं किसी से कहूँ और वो टाइप करना शुरू कर दे, तो सबसे पहले आप जिस तरह से व्हाट्सएप में लिखा हुआ आ रहा होता है ना टाइपिंग, तो सबसे पहले आप एक वर्ड लिख दिया करें, टाइपिंग डॉट डॉट डॉट। देन मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई बंदा एक्टिव है या बंदी एक्टिव है और वो टाइप कर रही है, देन आई विल वेट। अच्छा, तब तक जो है वो मुझे आई थिंक अब तक टाइप कर लिया होगा, जल्दी सेंड कर दें। सुफियान, क्या कमांड थी, हमें वीट का प्रोजेक्ट बनाना है? जी सर, npm create wheat at latest करके लिखी थी। ये कमांड थी। ठीक है, वजिया आप क्या कहती हैं? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड किया करें, एक्टिव रहा करें। अच्छा काइम भाई, ये मैंने आप कमांड सही लिखी है, कोई मिस्टेक है इसमें? npm क्रिएट वीट, क्रिएट हेलो एट द आवाज? लेटेस्ट। जी। क्रिएट के बाद वीट आएगा और गैप आएगा बीच में, वीट एट द रेट लेटेस्ट हो जाएगा। क्रिएट के बाद ये आएगा और ये वीट जी एट बस द ये हो रेट जाएगा। लेटेस्ट। ठीक है, जी। अभी भी कोई मिस्टेक है इसमें? कौन बताएगा? सलमान भाई, सलमान कोई मिस्टेक है इसमें? आई थिंक सलमान ने तो आज ज्वाइन किया है। ताहिरा, कोई मिस्टेक है इसमें? npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट। अच्छा, वजिया का अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं आया। अच्छा, वजिया कह रही है प्रोजेक्ट नेम, चले मैं प्रोजेक्ट नेम डाल देता हूँ, क्लास क्लास टू। इसके अलावा और कोई मिस्टेक रहेगा इसमें? नो। फरजाना, कोई मिस्टेक है इसमें?
npm create read at the rate latest। अच्छा, फरजाना ने जो है वो यहाँ पे एंड में प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखा। ठीक है, चले मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख के एंटर करता हूँ। ये कह रहा है क्रिएट वीट 5.2.0 वाई, ओके टू प्रोसीड। मैंने कहा वाई, या एंटर कर दूं मैं तब भी। तो ये क्रिएट होना शुरू हो गया। अच्छा देखें, यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखता हूँ ना वीट एट द रेट लेटेस्ट के बाद, तो ये फिर मुझसे जिस तरह से अभी ये ऑप्शंस पूछ रहे हैं ना, इस तरह से मुझे वो कहता है कि भाई प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे, प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। तो अब मैंने ऑलरेडी जो है वो प्रोजेक्ट का नाम जो है वो पास कर दिया है, तो अब मुझसे वो नहीं पूछेगा। जस्ट मुझे यहाँ पे अब रिएक्ट सिलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ पे आगे मुझे जावा स्क्रिप्ट करना है, देन जो है वो ये आगे प्रोसीड कर देगा। ठीक है, अब इसने मुझे स्टेप बता दिए हैं कि आप सीडी करके चेंज डायरेक्टरी करके जो है वो क्लास 2 में जाएं, फिर उसमें npm इंस्टॉल करें, npm रन डेव करें। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ स्टेप्स। इसको मैं अभी टर्मिनल को बंद करता हूँ। यहाँ पे देखें ये क्लास 2 का प्रोजेक्ट बन गया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ फाइल्स जो है ना मुझे उस कमांड ने बना के दे दी हैं, मगर यहाँ पे देखें आपको नोड मॉड्यूल्स जो है वो नज़र नहीं आ रहा होगा। नोड मॉड्यूल्स का क्या मतलब है? ये वाले नोड मॉड्यूल्स, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, इसमें आपके सारे पैकेजेस होते हैं जो कि रिएक्ट की ऐप को चलाने के लिए और पूरी एप्लीकेशन को बनाने के लिए इसके अंदर जो है वो आपके रखे हुए होते हैं। तो अब मैं इस क्लास 2 में आया, और इस क्लास 2 में आके मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको ओपन विथ कोड कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये वीएस कोड में यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं कंट्रोल और बैकटिक, बैकटिक वो सिंबल है जो कि आपका जो टैब है उसके ऊपर होता है। ठीक है, कंट्रोल और बैकटिक में प्रेस करूंगा तो एक टर्मिनल ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि, अच्छा रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर आकर आप यहाँ पे स्क्रिप्ट में देखते हैं कि आपने किस कमांड से प्रोजेक्ट को रन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेव। ठीक है, तो मुझे डेव की कमांड से रन करना है प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ npm रन डेव। तो अभी यहाँ पे मैंने ये कमांड एंटर की है, बट हमारा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा, ये कह रहा है कि वीट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि मैंने वीट को इंस्टॉल नहीं किया हुआ। मैंने जो ये जो पैकेजेस लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये जो आपकी पैकेज डॉट जेसन की फाइल होती है, इसमें पैकेजेस दिए हुए होते हैं कि जो कि इंस्टॉल आपने करने हैं या जो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अभी तो इंस्टॉल नहीं हुए हुए, तो इसका मतलब है कि हमें ये प्रोजेक्ट ये इंस्टॉल करने हैं और ये भी इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो अब मैं इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए आपके पास है कमांड npm i लिखें या npm इंस्टॉल लिखें, एक ही बात है। तो पिछली मरतबा npm इंस्टॉल लिखा था, आज हम npm i करके करते हैं। ठीक है, तो npm क्या है? npm इज अ नोट पैकेज मैनेजर। ये पैकेज मैनेजर है, जिस तरह से आपका एक तरह से समझ लें एप्पल स्टोर होता है, प्ले स्टोर होता है, तो वहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशंस वगैरह रखी हुई होती हैं। तो इसी तरह से ये npm भी जो है वो पैकेज मैनेजर होता है। तो आपके जो कोड वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट कोड, इंपोर्टेड पैकेजेस, वो सारे जो है वो इस पैकेजेस में मौजूद होते हैं। हमें जो है वो इसको नोट पैकेज मैनेजर से जाके इंस्टॉल करना होता है। बाय द वे, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा npm। ठीक है, तो ये आ गया npm पैकेज मैनेजर। अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर रिएक्ट का पैकेज देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने रिएक्ट जेस। तो यहाँ पे आपको रिएक्ट का जो है वो पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये रिएक्ट का पैकेज मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल की कमांड लिखी हुई है npm i रिएक्ट जेस। ठीक है, तो बहुत सारे जो है वो, मिसाल के तौर पे अलर्ट का पैकेज मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, अलर्ट दिखाने के लिए पैकेज में कोई यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसको सर्च कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखें अलर्ट के पैकेजेस जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा रिएक्ट में ये अलर्ट यूज़ करने के लिए? npm i अलर्ट। अब वैसे ये बहुत कम वीकली डाउनलोड्स हैं, ये हम यूज़ नहीं करेंगे अलर्ट्स वगैरह के लिए। ओके, चेक करते हैं इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो अब देखें पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। अब पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद हमने कमांड चलानी है नेक्स्ट npm रन डेव। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका डेव लिखा हुआ है तो डेव के हिसाब से, अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट्स में आपका स्टार्ट लिखा हुआ है देन आपने स्टार्ट लिखना है। मैंने कहा npm रन डेव और एंटर किया मैंने, देन ये आपका जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है लोकली। अब मैं ये इस पोर्ट पे जाऊँगा, अब मैं इस पोर्ट पे जाऊँगा यहाँ पे क्लिक करके, और ये जो है वो आपकी एक वीट की ऐप जो कि एक्चुअली रिएक्ट की ऐप है, वो इंस्टॉल जो है वो हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, प्रॉपरली रन कर रही है। इस पे टाइमर लगाया हुआ है इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट, और वो टाइमर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है।
अच्छा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्या है, HTTP और फिर कोलोन डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कोलोन 5173, तो ये क्या है? तो देखें, जिस तरह से आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं ना इंटरनेट पे, तो उसकी एक आईपी होती है। मिसाल के तौर पे गूगल की आईपी होगी, तो वो आईपी जो है वो उसके डोमेन नेम पे मैप हुई हुई होती है। आप लोगों को जो गिग्स वाइजर के स्टूडेंट्स हैं, ये चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल में बताई थी। तो एक्चुअली आईपी को हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, मगर क्योंकि आईपी हर शख्स नाम आईपी को याद नहीं रखता, तो फिर हम उसको डोमेन जो है वो दे देते हैं। तो इसी तरह से सिमिलरली ये जो लोकल पे हम लोग अपनी मशीन पे जो है वो जब कोड को चला रहे होते हैं, तो उसके लिए हम कोई डोमेन तो बाय नहीं करते। तो हमारा जो कंप्यूटर का एक पोर्ट होता है, उस पे हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा होता है। ये प्रोजेक्ट इसी तरह से रन कर रहा है कि जैसे कि वेबसाइट आपकी जो है ना एक होस्टिंग प्रोवाइडर पे जो है ना होस्ट हो चुकी है। तो अब ये प्रोजेक्ट आपका उस तरह से वर्क कर रहा है। जबकि जो आपने जब HTML CSS देखा था, तो आप जस्ट HTML की फाइल पे क्लिक करते थे, और फिर वो ब्राउजर में यहाँ पे पूरा पाथ आ रहा होता था उसका ना, यहाँ पे पूरा एक बड़ा सा पाथ आ रहा होता था, और उस तरह से जो है वो एक इंडेक्स की फाइल जो है वो रन हो रही होती थी आपकी लोकल मशीन पे। बट ये यहाँ पे एक तरह से समझ लें आपका एक लोकल सर्वर बना हुआ है। जिस तरह से आपका ग्लोबल सर्वर होता है कि जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशंस को रखते हैं, तो ये जो है वो आपका लोकल सर्वर है। लोकल मशीन पे आपने एक सर्वर बनाया हुआ है कि जहाँ पे आपके फाइल्स एंड फोल्डर हैं, और वो इस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बन गया, और ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं आप लोगों को जो है वो ये इसका फाइल स्ट्रक्चर बता के, और फिर जो है वो ब्रेक लेता हूँ, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीट.config.js। ठीक है, और वीट बताने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये वीट ही क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। तो देखें, रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है वो आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करके भी जो है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो एक तरीका है। उसके साथ साथ वीट, ये वीट जो है वो आपको फास्टर रिलोडिंग प्रोवाइड करता है। फास्टर रिलोडिंग क्या होती है कि मतलब कि आपने डेवलपमेंट में कोई भी यहाँ पे आके, लाइक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आया, और यहाँ पे आके मैंने अभी क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट प्लस वीट, और फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लास क्लास 2। ठीक है, तो ये फास्टर रिलोडिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको बहुत ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इंस्टेंटली जो है वो क्या होता है, आपकी जो चेंज होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ब्राउज़र पे। ठीक है, और इसके और भी कुछ एडवांटेज होते हैं, लेकिन जब जो सबसे मेन एडवांटेज है जिसकी वजह से हम यूज़ कर रहे हैं, वो ये है। अच्छा, बट वो काफ़ी स्लो होता है सर, एंड वाइट इज़ फास्ट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सलमान। तो क्रिएट रिएट ऐप के जरिए हम इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, हम वीट के जरिए इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये वीट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। लाइक अगर हमें वीट में कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है स्पेसिफिकली फॉर वीट, के वीट के अंदर, रिएक्ट में नहीं, वीट जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसमें अगर कोई हमें कस्टमाइजेशन करनी है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं फाइल। बट रेयरली हम इस फाइल को यूज़ कर रहे होते हैं। ये समझ लें फाइल बनी हुई रखी हुई होती है, इसका हम कोई भी यूज़ नहीं कर रहे होते, ये एक जगह पे रखी हुई होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे रीडमी फाइल होती है। तो रीडमी फाइल वो फाइल होती है कि जब आपकी जो ऐप है वो गिटहब पे जाती है, और मेन डायरेक्टरी के अंदर आपकी readme.md फाइल रखी हुई होती है, तो क्या होता है वो आपको गिटहब पे शो हो रही होती है। तो इसको आप जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। लाइक मिसाल के तौर पे मैं अपना कोई प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। अच्छा, यहाँ बनाई भी नहीं है, चले मैं एक रीडमी फाइल बनाता हूँ, बाद में रिमूव कर दूंगा, और इसके अंदर जो है वो मैं यही वाला कोड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और क्रिएटेड रीडमी फाइल। अच्छा, कमेंट वगैरह जो है ना आप पास्ट टेंस में लिखा करें, और फिर मैंने ये कमेंट कर दिया। तो अब देखें, ये क्लास 1 के साथ एक रीडमी फाइल आ गई। तो ये फिर रीडमी फाइल जो है वो आपको फिर इस तरह से ब्राउज़र पे जो है वो दिख रही होती है, मगर शर्त ये है कि ये आपकी मेन डायरेक्टरी में हो, ताकि यहाँ पे जो है वो शो हो रही हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आगे एडिट भी कर सकता हूँ इसके अंदर, यहीं से ही डायरेक्टली। ठीक है,
ये मैं लिख दूं कि मिसाल के तौर पे ये हैश जो है वो आपका हेडिंग के तौर पे काम कर रहा होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज रेपो फॉर फुल स्टेक। ठीक है, ये मैंने एक रीडमी फाइल बना ली। रीडमी फाइल के अंदर जो है वो आप लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं कि यार ये रेपो किस काम के लिए है। तो अब मैं अगर यहाँ पे आऊँगा तो अब यहाँ पे आपको एक हेडिंग के तौर पे यहाँ पे मिल जाएगा रीडमी, बट ये है कि पेरेंट, आपके जो पेरेंट डायरेक्टरी है उसमें मौजूद हो। ठीक है, ओके। तो ये आपकी थी रीडमी फाइल। देन जो है वो आती है बारी पैकेज डॉट जेसन की। अब ये वो फाइल होती है कि जिसमें जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है उसके वर्जन्स मौजूद होते हैं, एप्लीकेशन का नाम होता है। इसके अलावा आपकी कुछ स्क्रिप्ट्स रखी हुई होती हैं। अभी ये इतना मैटर नहीं करती, अभी बस आप इस पे तवज्जो रखें कि जो पहली स्क्रिप्ट होती है जिसमें आपका डेव या स्टार्ट लिखा हुआ हो, तो ये वो स्क्रिप्ट होती है जो आपको बताती है कि एप्लीकेशन आपकी कैसे रन होगी। npm रन डेव करके चलाना है, स्टार्ट करके चलाना है, या अपना नाम लिख के प्रोजेक्ट को चलाना है। ठीक है, तो ये वो पैकेज डॉट जेसन की फाइल होती है। इसके अलावा डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि आपका जो प्रोजेक्ट जब लाइव जाता है, जब डिप्लॉय होता है, तो उस वक्त जो पैकेजेस की नीड पड़ती है तो वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अभी हमारे प्रोजेक्ट को लाइव जाने के लिए सिर्फ इन दो पैकेजेस की नीड है। ठीक है, इसके अलावा ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये आपको तब ही जो है वो काम में आ रहे होते हैं कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। लाइक अभी करंटली मैं जब डेवलपमेंट कर रहा हूँ रिएक्ट के अंदर, जो है वो मैं काम कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ अपनी एप्स को, तो इसलिए जो है वो ये यहाँ पे मुझे ज़रूरी है। बट जब ये एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी किसी होस्टिंग प्रोवाइडर पे, तो फिर तब जो है वो हमें इन डिपेंडेंसीज की जो है वो नीड नहीं होगी, ये डेवलपमेंट के लिए होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको सेपरेट रखा गया है। यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि हम डेवलपमेंट के लिए रखते हैं, वो यहाँ होती है मौजूद। कुछ होती हैं आपकी डिपेंडेंसीज जो कि प्रोजेक्ट को चलाने में मदद देती हैं, उसको हम यहाँ रखते हैं। ऑल दो हम चाहें तो इन सबको उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, इनको कॉपी करके इधर डिपेंडेंसीज में भी रख सकते हैं, बट उसका ये नुकसान होगा कि वो बस इंस्टॉल हो जाएंगी आपके सर्वर पे जाके, तो मगर वो उनका कोई भी यूज़ नहीं होगा, तो यूजलेस वो होंगी। ठीक है, अच्छा। पैकेज हाइफन लॉग की जो फाइल होती है उसके अंदर जो है वो लिंक हुए वो होते हैं पैकेजेस के, कौन से पैकेजेस किस पैकेजेस के लिए रिक्वायर्ड हैं, पूरे वर्जनिंग के तौर पे जो है वो यहाँ पे लिंक हुए वो होते हैं। कभी कभी अगर आप प्रोजेक्ट में कोई मसला आ रहा होता है तो फिर आप जो है वो ये पैकेज डॉट लॉग की फाइल को भी रिमूव करते हैं और दोबारा से प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फिर ये क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये अभी पैकेज डॉट लॉग की फाइल को हम इतना नहीं देखते, ये अभी इतना मैटर नहीं करती। अहम फाइल आपकी यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की है। देन जो आ जाती है आपकी इंडेक्स की फाइल, ये फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो जो रन हो रहा होता है वो इस आईडी को कैप्चर करके जो है वो रन हो रहा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने फ्लो बताया था कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट किस तरह से बनता है और उसको हम एक इंडेक्स की फाइल में किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंडेक्स की फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसमें से ये हटा देता हूँ तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो कहाँ चल रहा था ये देखें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये रूट के एलिमेंट के अंदर ही आके आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आई थिंक अभी मीटिंग का जो लिंक है वो एक्सपायर होने वाला है, मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ, आप लोग तब तक जो है वो वेट करें, 5 मिनट बाद दोबारा जो है वो लिंक शेयर करता हूँ। ओके, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो गई हमारी इंडेक्स की फाइल। देन जो है वो हमारी होती है डॉट इग्नोर की फाइल। अच्छा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इसमें जो है ना हम लोग अपने अपनी उन फाइल्स और फोल्डर को जो है वो रखते हैं कि जो हम चाहते हैं कि जब गिट पे पुश किया जाए तो वो फोल्डर्स या वो फाइल्स जो है वो गिट पे ना जाए। मिसाल के तौर पे ये नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, अब ये नोड मॉड्यूल्स हम अपने गिटहब पे नहीं भेजते, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारे जो है वो पैकेजेस मौजूद होते हैं और ये काफ़ी बड़ा बंडल होता है ना, तो हम इनको गिटहब पे नहीं भेजते। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लाइक मैंने पास कर दिया यहाँ पे नोट मॉड्यूल्स। तो अब जो डॉट गिट इग्नोर की फाइल में हमने नोट मॉड्यूल्स लिख दिया, तो अब जब मैं गिट पे पुश करूंगा तो सब जाएगा
सिवाय इस नोड मॉड्यूल्स के। जो जो इसमें लिखा हुआ होगा उस सबको हटा के बाकी सब जो है वो गिटहब पे पुश हो जाएगा। जैसे अभी आप देखें, मैं आया यहाँ पे और ये देखें क्लास 1 में अगर मैं आऊँ ना, तो यहाँ पे देखें आपको रिएक्ट की ऐप दिख रही है, और रिएक्ट की ऐप में देखें पब्लिक का फोल्डर है, सोर्स है, और ये सारी फाइल्स आपको दिख रही होंगी, बट यहाँ पे आपको नोड का मॉड्यूल्स आपको नहीं दिख रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँ, विल नॉट पुश डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई विल नॉट पुश डॉट टी एक्स टी के नाम से। मैंने इस पे कर दिया आई विल नॉट गो आउट। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे मैसेज लिख दिया। अब देखें यहाँ अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो जब मैं अभी थोड़ी देर में अगर कोड को पुश करूँ तो ये फाइल ना जाए, ठीक है, तो आप लोग इस फाइल पे जो है वो याद रखिएगा इस फाइल को। तो मैं क्या करूँगा, जैसे इसका नाम कॉपी करूँगा, ठीक है, मैंने इसका नाम कॉपी किया और यहाँ पे आया मैं डॉट इग्नोर में आके यहाँ पे मैंने इसका जस्ट नाम लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसका नाम लिख दूंगा तो अब ये इग्नोर हो जाएगी। जब भी मैं पुश करूंगा अपने कोड को तो ये फाइल जो है वो गिट पे अपलोड नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फाइल होती है, तो इसको याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि गिट पे आपने ये नोड मॉड्यूल्स हरगिज नहीं भेजने, हरगिज नहीं भेजने। इस ये लाजमी आपका यहाँ पे जो है वो फोल्डर का नाम लिखा हो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, ताकि ये अपलोड ना हो। वैसे तो जब आप प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तो डॉट इग्नोर की फाइल बन जाती है और ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाता है। इसको अलग से आपको लिखने की नीड नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो इसको करने की आपको नीड नहीं है। बट अगर इन केस किसी भी वजह से नोट मॉड्यूल्स चले जाते हैं तो आपको यहाँ पे ये पास कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो ये ES लिंक का जो है की जो एक फाइल होती है, ये अभी फिलहाल आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर ये याद रखें कि इसके अंदर हम कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है वो डिफाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से हो इसके अंदर। लाइक इस तरह की चीज़ें, मिसाल के तौर पे हम एक रूल बनाना चाहते हैं कि लाइन के बाद जो है वो स्पेस हो, या हम चाहते हैं कि 100 लाइन से ज़्यादा जो है वो कोड ना हो। जी जी मामून बोले। सर ये नोड मॉड्यूल नहीं भेजेंगे तो जब हम गिट से डाउनलोड करेंगे गिटअप से तो वो तो चलेगा नहीं प्रोजेक्ट फिर, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली जब मैं एक्सपोर्ट ये, करके रन हाँ हाँ करेंगे ना। थैंक यू। एक्चुअली जब मैं ये नोट मॉड्यूल्स के बारे में बता रहा था तो मेरे जहन में ये बात थी कि ये भी बताना है मुझे कि भाई जब स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे डॉट गिट की इग्नोर की फाइल में रख के इसको गिट पे सेंड कर देंगे, और फिर जब दोबारा से इसको जो है वो यहाँ पे आ जाए, तो जब यहाँ से इसको क्लोन करेंगे तो इनको वो डॉट नोट मॉड्यूल के फोल्डर्स नहीं मिल पाएंगे। तो फिर उस पर क्या होगा, तो मैं फ्लो में निकल गया, तो इम्पोर्टेंट थी ये चीज़ भी। हाँ, तो उसके लिए ये सीन होगा कि जब आप डाउनलोड करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरह से डाउनलोड होके आएगा। मिसाल के तौर पे मैं इस फोल्डर को डिलीट करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये नोट मॉड्यूल्स डिलीट कर दिए। ठीक है, तो देखें ये नोट मॉड्यूल्स डिलीट हो गए। तो जब गिट से आप प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे ना, मैं यहाँ पे आता हूँ और कोई अपना प्रोजेक्ट क्लोन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, हाँ इंडेक्स की फाइल है इसमें तो सिर्फ, चलें यही ले लेते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है A+to do, ठीक है, A+ रिज्यूमे। अब इसके अंदर जो है ना कोई आप देखेंगे कोई नोड मॉड्यूल इसमें मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पे कोड पे आया, यहाँ पे देखें ये कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये जो URL है ना ये कॉपी हो जाएगा। देन अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अपने पास लाना चाहूंगा तो मैं अपने टर्मिनल पे आऊंगा, CMD लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा गिट क्लोन। ठीक है, गिट क्लोन लिखने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो वो URL पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, गिट क्लोन जब मैंने किया तो अब यहाँ पे देखें क्या होगा, ये प्रोजेक्ट जो है वो क्लोन हो जाएगा। क्लोन होता है एक तरह से कॉपी बनाना। ठीक है, तो अब ये देखें ये प्रोजेक्ट क्लोन हो गया ये A+ रिज्यूमे के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नोड मॉड्यूल्स नहीं आए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जब नोड मॉड्यूल्स नहीं आए तो अब वो आपको नोड मॉड्यूल्स लेकर आने हैं। तो अभी तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है। तो समझ लें कि मैंने यही प्रोजेक्ट जो है वो क्लोन किया है। तो यहाँ पे अब देखें नोड मॉड्यूल्स नहीं आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, npm i, जस्ट सिंपल npm i या npm install में जब लिखूंगा तो वो इस फाइल्स में जाएगा।
यहाँ पे देखेगा कौन कौन से पैकेजेस जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी देखें आप, इसमें भी अगर मैं आऊँ तो ये देखें पैकेज डॉट जेसन की फाइल तो इसमें भी मौजूद है ना, ए प्लस रिज्यूमे में। तो इसमें देखें फ्लो बाइट, रिएक्ट, रिएक्ट डोम, रिएक्ट राउटर डोम, तो ये सारे जो पैकेजेस लिखे हुए हैं, इनको देखते हुए जब मैं npm आई करूंगा, वो सारे के सारे पैकेजेस को जो है वो इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, npm आई करेंगे जी, बिल्कुल npm आई करेंगे। ठीक है, तो npm आई करें या npm इंस्टॉल करें, तो वो जो आपने डॉट इग्नोर करके मॉड्यूल्स भेजे थे, तो वो दोबारा जो है वो आपके पास एक फोल्डर में आ जाएंगे, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो फिर चलने लग जाएगा। होप समझ में आ सर गया। ये जी जी समझ आ सर, एक और सवाल है कि इसको भेज ही क्यों नहीं रहे, मतलब भेज दें तो क्या प्रॉब्लम होगी या क्या इशू फेस होंगे अगर हम इसको भेज दें नोड मॉड्यूल को भी गिटअप में? देखें, इसमें जो है ना काफ़ी फोल्डर्स होते हैं, काफ़ी पैकेजेस जो है वो रखे हुए होते हैं, जो कि हर दफ़ा पुश करने के अंदर जो है वो टाइम कंज्यूम करते हैं, फिर हमारा डाउनलोडिंग में जो है वो टाइम कंज्यूम करते हैं, अपलोड होने में टाइम कंज्यूम करते हैं। जब मुझे नया नया गिट नहीं आता था ना, तो पता है मैंने क्या किया था? आपको फनी बात बताता हूँ। रिएक्ट जो है वो, ये सॉरी गिट जो है वो हम अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स और ये अपनी कोड को मेंटेन करने के लिए, इसका वर्जन मेंटेन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने बोला यार यार ये गिटहब तो बड़ा टाइट है, मतलब अपनी सारी चीज़ें मैं सेव कर सकता हूँ। भाई साहब, मैंने वीडियोस भेजना शुरू कर दी। अभी तो शायद आप लोगों को इस बात को सुन के हंसी ना आए, लेकिन जब आप लोग गिट से फेमिलियर हो जाएंगे, तो आपको फिर पता चलेगा कि ये कितना बड़ा मैंने गिट के साथ मजाक किया था, कि मैं गिट पे जो है वो वीडियोस भेज रहा था। मैं भाई वीडियोस भेज दी, मैंने यार ये बड़ा बेकार का सीन है। वीडियो कब से अपलोडिंग पे लगी हुई है यार, वीडियो अपलोड नहीं हो रही, इतनी देर लगा रही है। तो भाई मैं वीडियो भेज रहा था गिट पे ना। तो ये तरीका नहीं होता। गिट जो है वो इस काम के लिए नहीं है कि आप इसके अंदर जो है वो लाइक बहुत हैवी चीजें भेजें। ठीक है, तो ये आपके कोड के लिए होता है। आई होप। वैसे वैसे सर ये अपलोड भी नहीं होगी सर, हमने प्रैक्टिस की थी इस पे। उसने गिटहब ने एरर दे दिया था, और 404 जो एरर आ रहा है वो भी ये पब्लिक और सोर्स फोल्डर है ना, इसको सेपरेट से हमें जो है ना उसको पुश करना पड़ रहा है, अपलोड करना पड़ रहा है। नहीं साथ में देखें, गिट गिट ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया हुआ, कोई मिस्टेक कर रहे होंगे आप। मैं अगर नोड मॉड्यूल भी यहाँ से हटा के भेजना चाहूंगा ना, यहाँ से अगर मैं पैकेज सॉरी डॉट गिट इग्नोर की फाइल में से आके इसको इग्नोर को से यहाँ से हटा दूंगा, मैं इसको भेजूंगा तो वो चला जाएगा। तो कोई और मसला होगा, आप दोबारा देखना, फिर भी कोई मसला है मुझे बताना, फिर मैं आपकी जो है ना चेक करूंगा फाइल डायरेक्टिव वगैरह क्या है, देन जो है वो हो ठीक। जाएगा। ठीक है, तो गिट जो है वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं अगर वीडियो भेजने का भी कहूँगा, आप वीडियो भी जो है वो उसके ऊपर गिट पे भेज देंगे, चली जाएगी। अभी उन्होंने ऐसे रूल्स डिफाइन नहीं करे। ओके, हाँ बिल्कुल सलमान भाई, ऐसा ही है, इट इज़ वेरी हैवी, जिस वजह से हम जो है वो इसको नहीं भेज रहे होते। अच्छा, अभी इसके अलावा और किसी को कोई सवाल है? अच्छा, सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इट्स मीन के या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और सवाल की नीड नहीं है। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि सवाल वही करता है कि जिसको कुछ समझ में आया होता है और कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर वो उस कुछ जो समझ में नहीं आया होता उसको क्लियर करने के लिए सवाल करता है। तो सवाल इंपॉर्टेंट है, और इसके बगैर जो है ना गुजारा नहीं है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं और आपके जहन में कोई क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? जाहिद, वजीहा, उमर, ताहिरा, रमशा। नो रमशा नो वैसे सर। यूनिक नाम था, मैं रिमशा सुना है मैंने, खैर। अच्छा, सुफियान, सलमान, काइम। ये भाई निकेडो कौन है भाई? हु इज निकेडो? भाई कोई अफ्रीका से भी आया हुआ है यहाँ पे क्या? ये निकेडो कौन है? जूम पे अलग अलग नाम आते कौन है हैं। वैसे, आप नाम? निकेडो? हेलो निकेडो। अच्छा, ऐसा भी सीन होता है, आप लोग हम लोग भी ये किया करते थे अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, कि वो मीटिंग चल रही है, आराम से जो है वो लेट गए, और कभी कभी आंख भी लग जाती थी। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, आवाज़ लगा रहा हूँ, तो भाई वो रिस्पॉन्ड करे, अदरवाइज फिर वो मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। तो निकोडो, आप जो भी कुछ है कोई है, आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें, वरना यू विल नॉट बी लॉन्गर इन दिस मीटिंग। ओके, चलें देखते हैं इनको, निकेडो को। सो गए ये। अच्छा, हाँ, मामून, हफ्सा। अच्छा, मामून भी मेरे लिए यूनिक नाम था।
मामून क्या मायने इसके? सेव, उर्दू में महफूज, इंग्लिश में महफूज। सेव। नाइस। अब्दुल रहमान एमन, ओके ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। नुकेडो को करते हैं कुछ, अभी रहने देते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा अब देखें, जो आप काम कर रहे होते हैं मोस्टली आप अपना ये इस सोर्स डायरेक्टरी में काम कर रहे होते हैं। इस सोर्स डायरेक्टरी में आप अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा एसिड्स का। एसिड्स में आप लोग अपनी इमेजेस वगैरह और आपके फ़ॉन्ट्स वगैरह जो है वो आप लोग यहाँ पे रख रहे होते हैं, स्टैटिक चीज़ें यहाँ पे रख रहे होते हैं आप। इमेजेस वगैरह आपने रखनी है तो आप ये एसिड्स का फोल्डर यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ मेन के फोल्डर में, मेन की फाइल पे, तो ये जो है ना आपकी एक तरह से समझ लें रूट ऐप होती है। मेन जो है वो आपका पॉइंट होता है कि जहाँ से रिएक्ट की ऐप रन होना स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप क्या लिख रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर यहाँ पे रूट पास हो रहा है। अगर आप लोगों को याद हो पिछली क्लास के अंदर, तो मैंने क्या किया था, इंडेक्स की फाइल के अंदर एक रूट की आईडी बनाई थी डिफ के अंदर, और ये का प्रोजेक्ट चलाने के लिए मैं उसको यूज कर रहा था। तो देखें यहाँ पे भी सेम वही सीन हुआ हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और रूट को यहाँ पे ये जो है वो आईडी को पिक कर रहा है। और रूट कहाँ बना हुआ है, आप बाहर आएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, तो ये देखें ये रखा हुआ रूट, यहाँ पे आप लोगों को रूट नजर आ रहा होगा, आईडी सेम वही चीज हो रही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर बना हुआ है थोड़ा सा, इस वजह से नए जो रिएक्ट सीखने वाला होता है वो डर जाता है यार ये क्या सीन हो रहा है। तो कुछ नहीं है, बस ये इंडेक्स की फाइल बनी हुई है, यहाँ पे आईडी दिए हुए, और यहाँ पे ये मेन का फोल्ड, मेन की एक फाइल बनी हुई है जो कि उस आईडी को टारगेट कर रहा है, और यहाँ पे रेंडर क्या कर रहा है, यहाँ पे रेंडर सिंपल ये कंपोनेंट जो है वो रेंडर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको अभी आप स्ट्रिंग मोड को इग्नोर करें। यहाँ पे देखें जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कि मैं वहाँ पे डिफ बना रहा था और उसके अंदर जो है वो मैं कोई भी चीज़ लिख रहा था, तो यहाँ पे सेम वही काम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये ऐप को कमेंट कर दूंगा तो फिर भी आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि इस ऐप में ही आपका सारा रिएक्ट का काम जो है वो आ रहा होता है। ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ तक हम मेन की फाइल में पहुंचे। अच्छा, यहाँ पे रिएक्ट इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, रिएक्ट क्यों इम्पोर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिएक्ट यूज करना है। रिएक्ट डोम इम्पोर्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें रिएक्ट डोम यूज करना है। एब इम्पोर्ट हो रहा है, यहाँ पे हमें एब यूज करना है, और इंडेक्स की फाइल यूज हो रही है सीएसएस की, जो कि आपकी यहाँ पे जो स्टाइलिंग वगैरह हुई हुई है उसके लिए यूटिलाइज हो रही है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे एप की फाइल आ रही है, तो अब हम आते हैं इस पे, मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक अगर करूं तो मैं एप की फाइल में पहुंच जाऊंगा। तो अब ये जो सारा कोड जो चलता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये कोड रखा हुआ है आपका इस एप की फाइल में। तो अगर मैं इस एप की फाइल को रिमूव कर दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं हेलो, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेलो नजर आएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे हेलो नजर आएगा, क्योंकि अब मेन के अंदर आपकी जो एप फाइल रखी हुई है उसमें यहाँ पे मैंने सिर्फ हेलो लिख दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको स्टेट को भी रिमूव कर दिया, और ये जो फाइल्स वगैरह इंपोर्ट हो रही थी इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। तो एक बिल्कुल बेयर मिनिमम प्रोजेक्ट जो है वो आपका बन गया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे आगे ये जो स्टाइलिंग हुई हुई है जिसकी वजह से ये सेंटर में और एक अच्छा सा फॉन्ट में नजर आ रहा है, इसको हटाना चाहूँ तो फिर मैं एप डॉट सी एस एस में आगे ये सारी स्टाइलिंग हटा दूँ, इंडेक्स डॉट सी एस एस में आगे ये सारी स्टाइलिंग हटा दूँ, तो ये बिल्कुल मेरा प्रोजेक्ट बेसिक से आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, ये आपको एप डॉट सी एस एस, एप डॉट जे एस एक्स, इंडेक्स डॉट सी एस एस, मैन डॉट जे एस एक्स, ये सारी जो फाइल्स थी ये किस तरह से लिंक हुई हुई हैं ये आपको बताएंगे। अच्छा, पब्लिक डॉट इसके अंदर जो है वो हम लोग लाइक इमेजेस वगैरह हम लोग इसमें भी रख रहे होते हैं, बट इसको हम फिलहाल जो मैं अप्रोच यूज करता हूँ, मैं अपना जो एसिड्स का फोल्डर है उसके अंदर जो है वो ये चीज़ें रख रहा होता हूँ। अच्छा, खैर, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम अखलाक, सर एज अखलाक, अखलाक, मैंने अखलाक, अच्छा आपके बारे में बात करते हैं। आप मुझे अखलाक काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेरे नंबर पे जो है ना बस मैसेज कर दें आप। मुझे याद नहीं पड़ रहा अखलाक के नाम का कोई स्टूडेंट था या नहीं, या शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने भेजा था, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, ठीक है, तो अब यहाँ पे बताएं ये फाइल स्ट्रक्चर वगैरह के अंदर अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं उसको फिर क्लियर करता हूँ, अदरवाइज फिर हम आगे मूव करते हैं। विद इन 1 मिनट मुझे जो है वो कोई बताए अगर कोई मसला है तो। अब अभी मैं पुश नहीं कर रहा, जब पुश करूंगा तो ये याद रखिएगा, ये इसको ऑब्जर्व करेंगे आप लोग जब मैं पुश करूँ कोड को।
ओके। अच्छा, मैसेजेस आए हुए, नो, कंटिन्यू, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें सोर्स के अंदर अब मैं काम करने जा रहा हूँ। रिएक्ट के अंदर जब हम काम करते हैं ना, तो देखें ये मैं आपको, आपने HTML CSS को यूज करते हुए, माजरत ड्राइंग के लिए, आपने HTML CSS को यूज करते हुए एक वेबसाइट बनाई होगी। यहाँ पे आपकी नेविगेशन होगी, यहाँ पे आपने कोई इमेज लगाई होगी हीरो सेक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई कार्ड्स बनाए होंगे, कोई बटन बनाया होगा आपने, राइट, इस तरह से आपने कुछ किया होगा। तो ये सब कुछ आपने index.html की फाइल के अंदर किया था, सारा कोड आपका एक ही जगह पे लिखा हुआ था, ठीक है। इसी तरह से कॉन्टेक्ट अस का आपने फॉर्म बनाया होगा, उसमें फॉर्म बनाया होगा और डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड की होंगी, वो भी सारा आपने एक कॉन्टेक्ट अस के पेज पे किया था। तो अब रिएक्ट आपको क्या कहता है, रिएक्ट आपको कहता है कि भाई सारा का सारा काम आप एक ही फाइल में नहीं करो, बल्कि क्या करो, इन सबको आप कंपोनेंट्स में तोड़ दो। लाइक मिसाल के तौर पे ये नेव बार है, इसको आप एक कंपोनेंट में तोड़ दो। कंपोनेंट क्या होता है, पीस ऑफ कोड, मतलब बहुत सारे कोड का एक हिस्सा, सही है। नेव को एक कंपोनेंट में तोड़ दिया, ये आपका जो हेडर है इसको एक कंपोनेंट में तोड़ दिया, ये आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं इसको कंपोनेंट में तोड़ दिया। कंपोनेंट में तोड़ने के बाद क्या करो, उसको इन सबको आप लिंक कर दो, और लिंक करके इन सबको रेंडर करा दो एक वेबसाइट में। यानी कि कंपोनेंट बनाया, इसको मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया, फिर एक कंपोनेंट बनाया, इसको यहाँ रेंडर कर दिया, फिर कार्ड्स के कंपोनेंट बनाए, इसको यहाँ रेंडर कर दिया। तो अलग अलग हम कंपोनेंट्स बनाते हैं और फिर उनको एक पेज पे हम रेंडर करा देते हैं, जो कि एक मर्ज कंपोनेंट होता है, यूं कह लें आप, एक पेज होता है या कंपोनेंट होता है रिएक्ट का। अब ये जो मैंने एक एग्जांपल थोड़ी सी बहुत गंदी सी डायग्राम के अंदर आप लोगों को दिखाई है, तो उसको जो है मैं आपको अब कोड के जरिए दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आया और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स के नाम से, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई, न्यू फाइल, और यहाँ पे मैंने नाम लिया header.jsx, ठीक है। नाम क्या पास करेंगे आप फाइल का, JSX, रिएक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंपोनेंट बनाया। अच्छा, आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, ये एक्सटेंशन का नाम है ES7, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ना ES7, तो इस तरह से करने के बाद आपके पास ये एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लेंगे, ये एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी आसानी प्रोवाइड करेगी। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये जो वर्ड है ना ये आपने लिखना है, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ये आप लिखने के बाद जब आप टेप प्रेस करेंगे तो एक कोड आपके लिए जनरेट होकर आ जाएगा। कोड क्या है, सिंपली इसको रिमूव कर दें, ये एक्सटेंशन आपको देती है, इसकी अभी हमें कोई नीड नहीं है। ये कोड आपका बन गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या बना हुआ है, कोई बताएगा मुझे ये क्या है, एनीवन, कोई भी, हरी अप, ये क्या है ये। सर ये सर है एक एरर। अच्छा, सलमान कह रहे हैं कंपोनेंट है, हफ्सा कह रही है फंक्शन है, उमर कह रहे हैं फंक्शन है। जी हाँ बिल्कुल, सर ये एक सर फंक्शन है। ये क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन भी स्पेसिफिकली कौन सा फंक्शन है, आम फंक्शन नहीं है, ये एक कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन है, एरर एग्जैक्टली, फंक्शन। ठीक है। तो अब इस एरो फंक्शन को ऑटोमेटिकली जो है वो आप लोगों के लिए बना दिया गया, कांस्टेंट है, हेडर है, यहाँ पे जो है वो पैरेंथेसिस लगा दिए, ये एरो फंक्शन के लिए यहाँ पे एरो लगा दिए, और ये फंक्शन बन गया। ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, किसको कर रहा है रिटर्न, हेडर को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि हमें इस फंक्शन को बाहर भी यूज करना है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, इस तरह से करके हमने एक्सपोर्ट कर दिया, ताकि हम अदर फाइल्स के अंदर इसको यूज कर सकें। अगर हम ये नहीं करते, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर हम नहीं करते, तो हम किसी दूसरी फाइल के अंदर इसको हम यूज नहीं कर सकेंगे। तो मुझे तो इसको यूज करना है, तो इसलिए मैं करूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर, ठीक है। अभी हमने एक हेडर बनाया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, आके एक और फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ मैं footer.jsx, ठीक है। फिर दोबारा मैंने लिखा रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और फिर यहाँ से इसकी नीड नहीं है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये रिएक्ट कहीं पर यूज नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली रिएक्ट पिक कर लेता है। इसको रिमूव कर दिया, नीड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे फुटर बना दिया, ठीक है। एक और बना लेते हैं फाइल, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लाइक मैन सेक्शन डॉट जेएसएक्स,
ठीक है, ये एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, तो मेन सेक्शन। अब ये मैंने 3 फाइल्स यहाँ पे बनाई हैं, ठीक है। अभी इन फाइल्स को अगर आप देखें ब्राउजर में तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ओनली हेलो। वो हेलो भी क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, app.jsx के अंदर मैंने हेलो लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेन में मैंने क्या पास किया हुआ है, ऐप पास किया हुआ है। ऐप में जाऊंगा तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। बट मुझे तो उन चीज़ों को जो अभी मैंने बनाई है उनको रेंडर कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको रिमूव करूँगा तो यहाँ से डिस्प्ले से ये चले जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फूटर। एक्चुअली अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे एक नेमिंग कन्वेंशन को आप फॉलो करेंगे कि आप जो है वो कैपिटलाइज करके जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। अभी मैं इसको रिवील करता हूँ। अच्छा, फाइल के नाम वगैरह अगर आपको चेंज करने हो तो फिर आप जो है ना VS कोड से चेंज ना करें, ये अक्सर जो है वो रीनेमिंग जो है वो उसमें मसले करता है। तो आप इसको यहाँ पे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर में जाके ओपन करें, ठीक है। और फाइल एक्सप्लोरर में जाके आप इसके अंदर आ जाएं और फिर यहाँ पे इसके नाम चेंज करें। आप कंपोनेंट का नाम जो है वो कैपिटल में यूज़ करें ताकि वो जो है वो उसको पिक कर ले। मैं यहाँ पे आके फुटर, हेडर और यहाँ पे ये जो मैन है इसके जो पहले लेटर्स हैं उनको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कैपिटल कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ, अच्छा वहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है फुटर उसको भी मैं कैपिटल करूँगा। यहाँ पे आके मैंने लिख दिया ये फुटर। अब दे देनी चाहिए इसको इंटेलिजेंस। फॉर सम रीज़न अगर ये इंटेलिजेंस हमें नहीं देता तो फिर हमें इसको डायरेक्टली खुद से जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी मैं बता दूंगा कैसे करना है। खैर इसको अब दे देना चाहिए, इसको मैं फाइल को बंद करके फुटर, तो ये नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे आए, आपने क्या करना है, इंपोर्ट, ये इंपोर्ट का स्टेटमेंट आपने लिखना है। इंपोर्ट में मैंने क्या इंपोर्ट करना है, दो मरतबा जो है मैंने डॉट्स लगाए और मैं यहाँ पे डायरेक्टरी से बाहर आ गया। एक्चुअली डायरेक्टरी से बाहर नहीं आना है मुझे, जहाँ यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर देखें मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे मेन app.jsx में खड़ा हूँ। अब मुझे कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाना है ना, तो मैं जस्ट यहाँ पे ये एक मरतबा डॉट लगा के और फिर मैं ये कंपोनेंट्स में गया और कंपोनेंट्स में जाके मैंने ये फुटर उठा लिया और यहाँ पे मैंने इस फुटर को इंपोर्ट कर लिया और ये यहाँ पे मेरा फुटर आ गया। वाह, ठीक है, ये यहाँ पे मेरा फुटर आ गया, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। सिमिलरली इसी तरह से मुझे अब अपना हेडर और मेन सेक्शन इन दोनों को भी इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेडर और यहाँ पे भी मैंने हेडर पास कर दिया और मेन सेक्शन का मैंने क्या नाम रखा हुआ है, मेन सेक्शन। इसको भी मैंने यहाँ पे आके पास कर दिया। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इन तीनों को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ये हो गया आपका हेडर और ये हो गया आपका मेन सेक्शन। अब आप देखें किस तरह से जो है वो हमने क्या किया, अपना जो कोड था उसको 3 कंपोनेंट्स में तोड़ के और यहाँ पे एक जगह पे हमने यूज कर लिया। ये आ गया आपका हेडर, ये आ गया आपका फुटर, ये आ गया आपका मेन सेक्शन। अब अंदाजा लगाएं कि हेडर में कितना कोड होता है, फुटर में कितना कोड होता है, मेन सेक्शन में कितना कोड होता है। तो वो हमने उन सबको अलग अलग जो है वो कर दिया और एट द एंड हमने उन सबको एक जगह पे आके मर्ज कर दिया। तो इसका फायदा ये होता है कि आपको कोड समझने में आसानी होती है और कोड को रीयूज करने में आसानी होती है। रीयूज से क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे जो है वो मैंने ये 100 लाइन्स का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आया और हाँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आया और मैंने ये कोड लिखा। कोई भी कोड है, ये बहुत समझ लें खतरनाक तरीके की लॉजिक है। कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनी हुई है और बहुत खतरनाक तरीके से एक नेविगेशन बार बनी हुई है। ये भाई नेविगेशन आ रही है अजीबोगरीब, वैसे तो नहीं होती ऐसी कोई नेविगेशन, बट बताने का मकसद ये है कि मैंने जो है वो क्या किया, हेडर बनाया हुआ है और उसके अंदर बहुत सारा मैंने कोड लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूं कि एक दफ़ा और मैं इसको यूज़ करूं,
तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी कर दूंगा, बस मुझे सिर्फ ये एक कंपोनेंट को कॉपी करना होगा और ये कोड मेरा डबल हो जाएगा। देख रहे हैं? मुझे बस सिर्फ इतना करना है। इसको यार थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लो, बहुत बदतमीजी वाला सीन लग रहा है। प्रैक्टिकल कर लेते हैं थोड़ा। देखें, ये मैंने इसके अंदर मैंने लिख दिया, ये तो आपका हो गया हेडर, ये हो हेडर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको कॉपी अगर किया तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 मरतबा हेडर लिखा हुआ आ गया। 2 मरतबा हेडर क्यों लिखा हुआ आ गया? क्योंकि मैंने इसके कंपोनेंट दो बना दिए। एक कंपोनेंट बनाया बट उसको रीयूज कर लिया मैंने। सिमिलरली ये सेक्शन है। अब सेक्शन के अंदर मिसाल के तौर पे मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, यूएल लिखा हुआ है, उसके अंदर मैंने एल आई लिखा हुआ है, और उसमें मैंने कोई फ्रूट्स के नाम पास कर दिए, मिसाल के तौर पे फ्रूट्स में मैंगो हो गया। ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे समझ लें आप, कोड जो है वो मेन के सेक्शन में लिखा हुआ है, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे जो है वो इस कोड को रीयूज करना है। मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पे आके इसकी कॉपी बना दूंगा, सिंपल। तो होगा क्या कि आपका जो कोड है वो एक जगह पे लिखा हुआ होगा। कंप्यूटर आपका कोड जो है वो, आपकी फाइल्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगी। अब सपोज करें यहाँ पे 100 लाइन्स ऑफ कोड है। अगर मुझे, मेरे पास ये कंपोनेंट की पावर नहीं होती तो मुझे एक और कंपोनेंट बनाने के लिए एक 100 लाइन्स का कोड अगेन लिखना पड़ता। मिसाल के तौर पे आपकी एक इंडेक्स की फाइल है, ठीक है। अब उस इंडेक्स की फाइल के अंदर आपने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है आपने। अब आप किसी दूसरी फाइल्स को बनाते हैं, इंडेक्स 2 किसी वजह से, उसके अंदर भी आपको वही सारा कोड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सारा का सारा इंडेक्स की फाइल से कॉपी करेंगे और उस कोड को पूरे को कॉपी करके इंडेक्स 2 की फाइल में आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो क्या होगा, जितना साइज जो है वो इंडेक्स 1 की फाइल ले रही थी उतना ही साइज इंडेक्स 2 की फाइल लेगी। डुप्लीकेशन हो गई आपकी। इसमें आपकी डुप्लीकेशन नहीं होती, रीयूजेबिलिटी आपकी हो जाती है। कोड जो है वो आपका शोर्ट हो जाता है, रीयूजेबल हो जाता है और इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। तो ये आपकी एक थोड़ी जो, मतलब कंपोनेंट क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज हो रहा होता है, तो ये वो चीज़ आपकी जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गई। किसी को कोई इशू यहाँ पे कंपोनेंट को समझने में, कोई मसला? एनीवन? सही है। इसको जब आप लोग खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। अब क्योंकि मुझे जो भी सिखा रहा हूँ एक जगह पे मेंटेन करके रखना है। अच्छा, मेरी आवाज़ जो है वो मामून के पास कट रही है, तो इसके अलावा भी किसी के पास आवाज़ कट रही है? नहीं सर, सही है, ओके। सही है, अच्छा। हम्म। यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक फ़ोल्डर बना दिया, वाई वाई कंपोनेंट्स के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया। अब मैं इनको क्या करता हूँ, इधर मूव कर देता हूँ। मूव कर दिया, इसको भी कर दिया मूव, क्योंकि आगे जाके मुझे मज़ीद चीज़ें समझानी है और मैं पूरी एक रिपोजिटरी मेंटेन करूँगा। इसी के अंदर सारा काम होगा, ठीक है। मैंने कंपोनेंट्स में जाने के बाद वाई यूज़ कंपोनेंट का एक फ़ोल्डर बनाया, उसमें ये चीज़ें मूव कर दी। और यहाँ पे देखें अगर आप app.jsx, इसमें भी जो है ऑटोमेटिकली जो है वो ये पाथ्स जो है वो अपडेट हो गए। अगर नहीं होते तो फिर आपको खुद करने होंगे यहाँ पे पाथ देके। तो अभी देखें प्रोजेक्ट बिल्कुल सही रन हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बनाया हुआ है और इसमें मैं एक फ़ाइल और बनाता हूँ। पेरेंट डॉट JSX के नाम से बनाता हूँ, ठीक है। अब ये मैं एक क्या काम करने जा रहा हूँ ये आप लोग कभी देख लेंगे थोड़ी सी देर में। मैंने इस कोड को कॉपी किया, नहीं इसको नहीं, ये जस्ट फॉर मेंटेन पर्पस है कि आपकी चीज़ें जो है वो मेंटेन रहे।
फाइल का नाम आप कंपोनेंट का आप कैपिटल से जो है वो लिखें, ये मैं इग्नोर कर रहा हूँ इसको, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये पेरेंट बनाया मैंने, और अब यहाँ पे जो है वो मैं ये इतना सारा कोड नहीं यूज़ करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे लिख दूंगा पेरेंट, इंपोर्ट हो गया, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। हाँ, इसको भी मैं एक्चुअली रीनेम कर देता हूँ, वाई कंपोनेंट पेरेंट। वाई कंपोनेंट सही है। बता रहा हूँ अभी मैं क्या कर। हम्म। अच्छा, अब देखें मैंने किया क्या है। ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैंने ना सारे के सारे कंपोनेंट्स रखे हुए थे, मतलब कि ये मैंने कुछ इस तरह से किया हुआ था, ये मैंने कुछ इस तरह से किया हुआ था, सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे आ रहे थे। अब मैं पता है क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आपकी जो है ना प्रॉपर जो क्लास की रिपोजिटरी है ना उसको मैं मेंटेन करूँ। सही है। और यहाँ पे जो है ना सिर्फ इस तरह से एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा हो, और वो सिर्फ एक कंपोनेंट जो है ना वो आपकी जो क्लास का सारा वर्क है उसको रेंडर कर रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, कंपोनेंट को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया मैंने, और उसको कुछ इस तरह से रीस्ट्रक्चर किया कि जो कोड मुझे समझाना था ना वो मैंने एक फोल्डर में रख दिया, और उस फोल्डर के अंदर आके मैंने एक फाइल बनाई, और उस फाइल में जाके जो चीजें मैं रेंडर कर रहा था उसको मैंने उस फाइल में जाके जो है वो रख दी। ठीक है, तो अब मुझे जस्ट सिर्फ यहाँ पे app.jsx की फाइल को यहाँ पे रेंडर करना है। उससे क्या होगा कि वो ये app.jsx के अंदर y कंपोनेंट रेंडर होगा, और y कंपोनेंट के अंदर क्योंकि मैंने सारा जो अपना हेडर और जो है वो मेन सेक्शन जो है वो रखा हुआ है, तो वो जो है वो यहाँ पे इस चीज को देखते हुए रेंडर हो रहा है, हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने हेडर पास किया हुआ है, ये रहा हेडर। यहाँ पे मैंने फुटर पास किया हुआ है, ये रहा फुटर। मेन सेक्शन पास किया हुआ है, ये रहा मेन सेक्शन। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आई नो कि अभी जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको लग रहा होगा यार ये क्या सीन है, ये तो खिचड़ी बन गई, बल्कि शायद खिचड़ी भी नहीं, हलीम लग रहा होगा उनके। खिचड़ी में तो फिर भी आपको दाल चावल नजर आ रहे होते हैं, हलीम में कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता क्या चीजें मौजूद है। तो डोंट वरी, जब आप इस प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे ना, ठीक है, जब आप इस प्रोजेक्ट को क्लोन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे। आप जो है ना वीडियो को दोबारा जो है ना देखेंगे कि मैंने क्या किया है सीन, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कंपोनेंट्स के अंदर जाके मैंने एक वाई कंपोनेंट्स के नाम से फोल्डर बनाया, और उस वाई कंपोनेंट में फोल्डर के अंदर मैंने तीन कंपोनेंट्स बनाए, मेन, हेडर और फुटर। और इन तीनों को मैंने वाई कंपोनेंट जो मैंने एक पेरेंट बनाया है उसके अंदर रेंडर करा दिया, और सिंपली app.jsx के अंदर आके मैंने इस पेरेंट कंपोनेंट को, जिसका पहले मैंने पेरेंट नाम दिया हुआ था बट अभी मैंने उसका नाम करेक्ट कर दिया वाई कंपोनेंट, तो इसके अंदर मैंने रख दिया वाई कंपोनेंट इस नाम से कि भाई हम कंपोनेंट क्यों यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो देखें ये सोर्स है, तो ये देखें कंपोनेंट्स का फोल्डर है, इस कंपोनेंट के फोल्डर में वाई कंपोनेंट्स का फोल्डर है, और उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें रखी हुई हैं। और जो मुझे रेंडर कराना है वो सिर्फ मैं अब वाई कंपोनेंट को रेंडर करा दूंगा किसमें, app.jsx की फाइल के अंदर। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर आप जो है वो मेंटेन रखेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ, ताकि कोड भी आप लोगों को मैं दे दूँ ना तरीके से। तो अभी मेरा जो कोड का स्ट्रक्चर है ये तो हो गई हमारी क्लास 1, और ये हो गई हमारी क्लास 2। ठीक है, तो क्लास 2 के अंदर मैंने क्लास 2 बनाई हुई है, इट्स नॉट गुड, तो क्लास 2 का कोड मुझे बाहर रखना पड़ेगा। तो अभी वो मैं करता हूँ, आप लोग जो है वो जरा 5 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद जो है ना मैं इसको
तरीके से रिस्ट्रक्चर करता हूँ। ओके, तो स्क्रीन शो हो रही है और आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी आप लोगों को? एवरीवन? और प्लस ये भी साथ में देख के रखा करें कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है या नहीं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सिर्फ 2-3 लोगों को आ रही है बस, बाकियों के मैसेज नहीं आए। ठीक है। अच्छा, तो अब देखें मैं क्या बात कर रहा था कि आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको सही से मेंटेन करके हमें पुश करना है, ताकि चीज़ें जो है वो कंट्रोल में रहें। हम जो है वो एक दफ़ा VS कोड को बंद करते हैं, और यहाँ पे अब देखें क्लास 2 के अंदर मैंने क्लास 2 का जो है वो प्रोजेक्ट बना दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली यहाँ से मैं मूव करूँगा। अच्छा, सबसे पहले आप ज़रा व्यू के ऊपर अगर क्लिक करें तो हिडन फाइल्स पे टिक लगा हुआ हो आपका, ताकि आपको पता हो कि यार डॉट गिट की फाइल कहाँ पे बनी हुई है। तो अभी देखें डॉट गिट की फाइल कहाँ पे बनी हुई है, ये जो क्लास 1 और क्लास 2 के फोल्डर आ रहे हैं इसके साथ ही बनी हुई है, इसके सिबलिंग में बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक बॉक्स हटा दूंगा तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ज़रा देखना है तो फिर मैं इसको भी यहाँ पे रखूँगा। तो इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने अपने सारी क्लासेस के फोल्डर्स रखने, मैं इसमें आया और यहाँ से आके मैंने इनको सबको कट किया, Ctrl+X, एंड देन यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्लास 2 को। ठीक है, तो अब ये हमारा क्लास 2 का जो फोल्डर है वो यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे गिट बेश ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं गिट एड डॉट। ठीक है, तो अब ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स ऐड हो जाएंगे। गिट कमिट -m और एडिट अ फोल्डर टू एक्सप्लेन वाई यूज कंपोनेंट्स। ठीक है, ये मैंने एक कमेंट बनाया और इस कमेंट में मैंने कर दिया जस्ट गिट पुश। तो आपने ये 3 काम करने होते हैं मोस्टली। ये क्या कह रहा है भाई? अच्छा, अब देखें, एक सीन ये हुआ कि ये कह रहा है कि अब मैंने पुश किया, तो अब ये मुझे कह रहा है कि रिजेक्ट हो गई चीज़ें, क्योंकि आपने कुछ काम ऐसा किया हुआ है जो कि जो हमारे पास करंट डायरेक्टरी है इसमें मौजूद नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने जो है वो आप लोगों को दिखाने के लिए एक फ़ाइल बनाई थी। कौन सी फाइल बनाई थी मैंने? मैंने एक रीडमी की फाइल बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये रीडमी की फाइल जो बनी हुई है ये मैंने पुल नहीं लिया। तो सबसे पहले अगर आपने कुछ, आप किसी के साथ कोलिब्रेटिंग कर रहे हैं और वो भी कोड पुश कर रहा है, तो सबसे पहले आपने पुल लेना है, और पुल लेने के बाद आपने बाकी की कमांड्स चलानी है। वैसे आप लोगों को नीड नहीं होगी, क्योंकि ना ही आप जो है वो यहाँ से कोई फाइल बना रहे होंगे गिटहब से, और ना ही किसी के साथ कोलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आपको जस्ट वो 3 कमांड्स लिखनी है और आपका काम हो जाएगा। मेरे केस में मैंने अभी रीडमी फाइल बनाई थी, तो फिर मुझे गिट पुल लेना पड़ेगा, ताकि जो है वो मेरे पास वो रीडमी की फाइल आ जाए। तो अब देखें यहाँ पे आपको रीडमी की फाइल शो हो जाएगी, मैंने गिट पुल लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आप ये काम करेंगे। ये क्या कह रहा है? अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन का कह रहा है, मर्ज ऑफ मैन। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगेन जो है वो गिट पुश करूँगा, एंड देन आई विल गो हियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके रीडमी की फाइल आ गई, और ये क्लास 2 भी जो है वो यहाँ पे आपकी ऐड हो गई है। ठीक है, क्लास 2 के अंदर आपको यहाँ पे वाई कंपोनेंट्स का फोल्डर मिल जाएगा, और उसमें ये आपके सारी फाइल्स जो है वो रखी हुई होंगी। आपको जस्ट इस कोड को चलाने के लिए क्या करना होगा, अपने पास चलाने के लिए आप यहाँ पे कोड पे आएंगे, और आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, और आप एक कमांड लिखेंगे गिट क्लोन करके। गिट क्लोन करके यूआरएल पास कर देंगे लाइक दिस, कि आप यहाँ पे आए सीएमडी में, और यहाँ पे आके लिखा आपने गिट, चलिए दोबारा करता हूँ, सीएमडी में आए और यहाँ पे लिखा गिट क्लोन, और फिर ये प्रोजेक्ट आपने पास कर दिया यहाँ पे। तो वो पूरा का पूरा फोल्डर जो है वो आप लोगों के पास इस तरह से ये गिग्स वाइजर B1 FS करके कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे देखें क्लास 1 आ गई, और इसमें देखें नोड मॉड्यूल्स नहीं आए, क्योंकि मैंने इग्नोर में डाला हुआ। क्लास 2 भी आ गई और इसमें भी नोड मॉड्यूल्स नहीं आए। ठीक है, तो फिलहाल क्योंकि मुझे रखने नहीं रखना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नाउ वी आर ऑल सेट टू गो। अब हम
फिलहाल क्योंकि हमें क्लास 2 में काम करना है, अपने फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। इसको बंद करता हूँ मैं, और ये दोबारा आ गए। अभी मैंने कुछ नहीं किया, समराइज करता चलूँ मैं। अभी मैंने बस ये किया कि मैंने जो भी अपना यहाँ पे काम किया कंपोनेंट्स में आके, उसको मैंने क्या किया, गिट पे भेज दिया। ठीक है, सिंपली बस मैंने अभी ये काम किया है। अब हम आगे मूव करते हैं और मज़ीद चीज़ों को देखते हैं अपनी रिएक्ट के अंदर, और जल्दी से जल्दी रिएक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जो बेसिक चीज़ें मैं सिखाना चाह रहा हूँ, देन हम नेक्स्ट जेएस की तरफ मूव करेंगे। होपफुली आज मूव हो जाए, आज नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में तो ज़रूर हो जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, जो जो टॉपिक्स मेरे को आपको जो है वो डिलीवर करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको, अब देखें, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया हुआ है। इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मैं एक और चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, और वो मैं लिखता हूँ लाइक फंक और क्लास, फंक एंड क्लास डॉट क्लास, फंक एंड क्लास। ठीक है, ये मैंने फंक्शन के लिए फंक लिख दिया, और एंड क्लास कंपोनेंट। ठीक है, ये एक मैंने फोल्डर बनाया। अब मुझे एक्चुअली यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि इसमें जो है वो दो टाइप्स के जो है वो कंपोनेंट हम बना सकते हैं। एक होता है क्लास कंपोनेंट, और एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, क्लास कंपोनेंट जो है वो अब यूज़ नहीं होता, पहले यूज़ किया जाता था। बट यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार, एक क्लास कंपोनेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। कभी अगर आपके पास कोई कोड आ जाए उस तरह का, तो आप उसको टैकल कर पाएँ। ठीक है, छोटा सा कोड है, इतना बड़ा नहीं होगा। मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे पंख डॉट। अच्छा, कंपोनेंट बनाने में एक कन्वेंशन आप रखें कि आप फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएं। ठीक है, यानी कि आप उसको लिखेंगे पास्कल केस में। पास्कल केस क्या होता है? वजिया। पास्कल केस में कुछ लिख के मुझे ज़रा मैसेज में दे दें वजिया, जब तक मैं कंपोनेंट बनाता हूँ फंक डॉट JSX। और इसी तरीके से मैं एक और कंपोनेंट बना देता हूँ, क्लास कंप डॉट JSX। ठीक है, एक मैंने फंक बनाया और एक क्लास कंपोनेंट बनाया, दो कंपोनेंट बनाए। वजीहा, वेयर, हाँ वजीहा, आर यू देयर? पास्कल केस के अंदर वजिया अहमद लिख के दे दें बस अब मुझे। पास्कल केस में वजिया अहमद। और फरजाना, मुझे केमिल केस में फरजाना खान लिख के दे दें। केमिल केस में फरजाना खान लिख के दे दें। और वजिया जो है वो पास्कल केस में वजिया अहमद लिख के दे दें। अच्छा, फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ पहले। उसके लिए सिंपल आपने ये शॉर्ट कमांड आप यूज़ कर लेंगे। क्या कमांड है? रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये आपका एक फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। सिंपल क्या है, ये एक एरो फंक्शन है। वजह आप नहीं है क्लास में जी, तो काइम आप मुझे जो है वो पास्कल केस में जो है वो काइम मकाम लिख के दे दें, पास्कल केस में। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो ये पास्कल केस के अंदर जो है वो फर्स्ट लेटर, और उसके बाद जो हर वर्ड आता है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और जबकि केमिल केस के अंदर फर्स्ट लेटर जो है वो आपका स्मॉल होता है, और बाकी के न्यू वर्ड्स जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक क्लास कंपोनेंट बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट एक्सपोर्ट। एक्चुअली कुछ ज़्यादा हो गया, रिएक्ट रिएक्ट क्लास कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये एक क्लास कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करा रहा हूँ, एक्सपोर्ट करा रहा हूँ क्लास कंपोनेंट को, एक्सटेंड कंपोनेंट को कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे रेंडर का मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इस रेंडर के मेथड के अंदर रिटर्न होगा आपका ये क्लास कंपोनेंट। ये एक क्लास कंपोनेंट का स्ट्रक्चर है। इसका मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, इससे ज़्यादा बता के इसके अंदर काफ़ी जो है वो लाइफ साइकिल मेथड होते हैं कंपोनेंटेड माउंट, सॉरी, हाँ, कंपोनेंटेड माउंट, कंपोनेंटेड अपडेट, काफ़ी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। वो एक अलग बेस है, हम उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस ये है कि आपकी नॉलेज के लिए तो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं।
अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, अपना जो एक मेरा पेरेंट है उसके अंदर मैं रेंडर करा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक फाइल बनाई, इसी नाम से एक फाइल बनाता हूँ। अब देखें, आपको शायद समझ में आ जाए जो पिछली दफ़ा मैंने क्या किया था। ये एक मैंने फाइल बनाई, और वही नेमिंग कन्वेंशन कंपोनेंट की मैं यूज़ करता हूँ, फंक एंड क्लास कंपोनेंट। ये मैंने सारा पास्कल केस में लिखा, .jsx। ठीक है, एक कंपोनेंट बना लिया, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। यहाँ से अब मैं इन दोनों को एक्सपोर्ट कर दूंगा। किस किस को एक्सपोर्ट करूंगा? फंक, एक इसको, और दूसरा मैं करूंगा क्लास कंपोनेंट। इन दोनों को मैं एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया, क्लास कंपोनेंट को, फंक्शनल कंपोनेंट को, इन दोनों को मैंने फंक एंड क्लास कंपोनेंट की फाइल में डाला। ठीक है, और अब मैं आऊंगा यहाँ पे app.jsx में, और यहाँ पे आके मैं ये रेंडर करा दूंगा फंक एंड क्लास कंपोनेंट, सिर्फ एक कंपोनेंट को। और इसको मैं बंद कर दूंगा क्योंकि अब मुझे रिजल्ट देखना है उन दोनों का। और यहाँ पे, अच्छा ऐप मैंने बंद कर दी होगी आई गेस। इसको मैं दोबारा चला लेता हूँ। कंट्रोल और बैक टिक यानी कि टेप के ऊपर वाला बटन प्रेस करना है आपने, और फिर मैं यहाँ पे npm रन डेफ कर दूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया। एंड में यहाँ पे आता हूँ, और ये आ गया आपका फंक और क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट दोनों यहाँ पे आगे रेंडर हो गए। तो अब जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यार ये जो मैंने काम किया है, इसको प्रॉपर वे में मेंटेन करने वाला ये मैंने क्या किया है। हर जो भी चीज़ मैं टॉपिक सिखा रहा हूँ उसका मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हाँ, तो अब बताएं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे बताएं। एनीवन? ठीक है, बेहतरीन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉप्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अगेन क्या करूँगा मैं, मुझे बताएंगे, मुझे अब एक और नया टॉपिक सिखाना है। फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोगों से भी जो है वो मैं एक दफ़ा पूछ लूँ। अब मुझे एक और टॉपिक सिखाना है प्रॉप्स का। उसके लिए मैं क्या करूँगा उमर? उमर, एक और टॉपिक मुझे सिखाना है प्रॉप्स का, उसके लिए मैं क्या करूँगा? उमर हुसैन, आर यू देयर? ओके, मुझे सुफियान बताएं क्या करूँगा मैं। एक और मुझे प्रॉप्स का टॉपिक जो है वो समझाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा फोल्डर स्ट्रक्चर में, कैसे सर आगे एक मूव और करूँ? फोल्डर बस कहाँ पे बनाऊंगा फोल्डर? यही कंपोनेंट्स के अंदर। बस बिल्कुल ठीक है। तो कंपोनेंट्स के अंदर आगे मैंने प्रॉप्स का एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, जो भी मैं टॉपिक सिखाऊंगा उसका मैं फोल्डर बनाऊंगा। एंड देन यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा, और इसका मैं नाम दे देता हूँ प्रॉप्स parent.jsx के नाम से एक फाइल बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये ज़रा रेंडर करा के दिखाता हूँ आपको, बाद में इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। अच्छा, एक कंपोनेंट बनाया मैंने जिसका नाम है props parent। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय नेम इज हसनैन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा माय नेम इज हसनैन। अब सिंपल मैंने लिखा माय नेम इज हसनैन, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अभी CSS की फाइल की नीड नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉप्स पेरेंट। ठीक है, तो मुझे ब्राउज़र में क्या शो होगा भाई, रमशा? ब्राउज़र में मुझे क्या शो होगा? मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉप्स पेरेंट, ब्राउज़र में मुझे क्या शो होगा, रमशा? हरियप, डेव का टेक्स्ट, बिल्कुल। ये डिव में जो मैंने लिखा हुआ है वो टेक्स्ट मुझे ब्राउज़र में शो होगा। तो ये लिखा हुआ आ रहा है माय नेम इज़ हसनैन। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा देखें कि मुझे
अगर अगर मैं चाहूँ, मैं इधर यहाँ पे आके इस तरह से करूँ, तो अब क्या लिखा हुआ आएगा ब्राउजर में? दोबारा माय नेम इज हसनैन। फिर मैं एक और मर्तबा यूं करूंगा, फिर दोबारा लिखा हुआ आएगा माय नेम इज हसनैन। तो देखें ये रिपीट हो रहा है। बट अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं यार, मुझे जो है वो ऐसा करना है कुछ कि मैं कोड तो रीयूज करूँ। कोड जो भी लिखा हुआ है मेरे पास, 100 लाइन्स ऑफ कोड, वो मैं रीयूज तो करूं, दोबारा दोबारा यूज तो करूं, मगर कुछ कस्टमाइजेशन के साथ। कस्टमाइजेशन इन द सेंस के उसके अंदर कुछ चेंज करके मैं यूज करूं। मतलब एक मर्तबा हसनैन यूज कर लिया, अब मैं किसी और का नाम प्रिंट कराना चाह रहा हूं, तो मैं उस नाम को यूटिलाइज करूं। ठीक है। तो उस तरह से हमें जो है वो करना है कि हर दफा कंपोनेंट डिफरेंट नाम के साथ जो है वो यूज हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रोप्स पास करते हैं। ठीक है। प्रोप्स किस तरह से पास करते हैं, उसका तरीका ये होता है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम। माय ने एक्चुअली माय नेम नहीं, हाँ सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो यहाँ पे मैंने जो किया है, ये समझ में आया आप लोगों के कि कंपोनेंट हम किस तरह से यूज कर रहे होते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं, ये जब समझ में आ गई होगी चीज, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ये प्रॉप्स, ये पेरेंट बनाया हुआ है, और ये पेरेंट बनाने के बाद इसको मैंने जस्ट इंपोर्ट किया है अपनी app.jsx की फाइल के अंदर, और इसको मैंने मल्टीपल टाइम जो है वो यूज कर लिया। यहाँ पे बताएं, किसी को कोई मसला हो, समझ में ना आया हो तो मुझे बताएं। ऑल ओके? सबके रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे? अच्छा, ये काम जो है ना, हम क्लास कंपोनेंट के अंदर भी कर सकते हैं, जो भी अभी मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, बट हमें उसके अंदर नहीं करना। हम्म। सबके जवाब नहीं आते मेरे पास, मसला ये है कि आप लोग सब जवाब नहीं देते। अरसलान, अरसलान ने जवाब नहीं दिया हुआ, इसका मतलब अरसलान की समझ में नहीं आया। ओके ओके ओके। अच्छा ठीक है। तो हाँ, ये समझ में आ गया। अब देखें, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, बस छोटी सी ट्विक करूंगा। ये कंपोनेंट जो है वो अभी बिल्कुल सेम नाम जो है वो हर दफा प्रिंट कर रहा है मुझे, यानी कि कुछ ऐसा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि ये चेंजेबल हो जाए, ये जगह जो चीज़ है यहाँ पे, ये फील्ड चेंजेबल हो। मुझे कुछ करना है, यानी कि कुछ यहाँ पे करना है मुझे। एक बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक है। और दूसरी ये बात समझ में आई कि कुछ हमें यहाँ से भेजना है। जब मैं हर कंपोनेंट के अंदर कोई चीज़ यूनिक भेज रहा हूँगा, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं से आएगी, और इधर आगे कुछ ना कुछ होगा, बस इतना भी समझे। सही है। तो अब मैं वो यहाँ से भेजता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे भेजता हूँ माय नेम। अब मैंने यहाँ पे माय नेम भेज दिया, मिसाल के तौर पे मामून। ठीक है। यहाँ पे भी फिर मुझे डिफरेंट भेजना है कुछ, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं भेज देता हूँ मिसाल के तौर पे अरसलान। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं कुछ भेज देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वजिया। अब देखें, ये तीन जो है वो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ किया। सही है। इन कंपोनेंट्स के अंदर मैंने कुछ ट्विक की। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ ना, तो यहाँ पे मुझे कुछ करना है। तो अब वो क्या करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा, प्रॉप्स। ठीक है। और फिर प्रॉप्स लिखने के बाद ये मिटा दूंगा मैं, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे डायनेमिक करना है काम। और फिर यहाँ पे इस तरह से मैं पेरेंथेसिस ओपन करूंगा, कर्ली ब्रेसेस, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉप्स डॉट माय नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, यहाँ पे प्रॉप्स में मैंने क्या पास किया, माय नेम। तो यहाँ पे प्रॉप्स में से हमें मिल रहा होगा क्या, माय नेम। अब अगर मैं ब्राउजर पे आऊंगा तो आप देखें, माय नेम इज मामून, माय नेम इज अरसलान, माय नेम इज वजीहा। ठीक है। तो अब ये इस तरह से आपको शो होने लग जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपको दिखाऊं मैं, अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं आपको कंसोल में दिखाऊं। देखिए, कंसोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको चीज़ें डेप्थ में समझनी है, तो आप इस तरह से कंसोल के अंदर हर चीज़ को रेंडर करा के देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये निशान आता है कि यार ये प्रॉप्स में हमें क्या मिल रहा है। ठीक है ना। तो मैं प्रॉप्स में आया, और यहाँ पे देखें मुझे क्या मिल रहा है, प्रॉप्स में माय नेम मिल रहा है अरसलान, माय नेम अरसलान, माय नेम वजीहा। ठीक है। ये प्रॉप्स में मुझे मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आगे डॉट करके माय नेम करूँ,
तो यहाँ पे आप देखेंगे मामून, अच्छा ये 2 मरतबा रेंडर हो रहा है। ये अगर मैं इसको फिक्स करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे आके ना जस्ट ये आप लोगों को दिखाने के लिए, कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो आपको ये इतनी मरतबा क्यों आ रहा है। हम्म अच्छा, मेरे ख्याल से रूल डिफाइन करना पड़ेगा, स्ट्रीक मोड जरूरी है। खैर, तो बर्दाश्त करें इसको डबल को। तो मामून, मामून, अरसलान, अरसलान, अब ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ से, कंसोल से। प्रॉप्स में हमें वो सारे के सारे प्रॉप्स मिल रहे होते हैं जो हम बेचते हैं। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से इसको हटाऊं और यहाँ पे सिर्फ प्रॉप्स रखूं, और इधर आगे मैं प्रॉप्स में मैं लिख दूं मिसाल के तौर पे एनीथिंग, और यहाँ पे मैं पास कर दूं ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लेट बना लूँ, एक वेरिएबल बना लूँ, माय नेम, माय क्लास, और यहाँ पे मैं कर दूं क्लास 2। तो अब देखें, मैं यहाँ पे ये जो मैंने एनीथिंग का एक प्रॉप बनाया, उस प्रॉप में मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से एक वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ, माय क्लास के नाम का जो वेरिएबल है ये रहा। अब हो क्या रहा है कि यहाँ से ये माई क्लास के अंदर ये स्ट्रिंग सेव हो जाएगा, और ये स्ट्रिंग आके यहाँ पे एनीथिंग के अंदर आ जाएगा, और फिर ये एनीथिंग जो कुछ भी है मैं यहाँ पे इस तरह से करके यूज कर लूंगा क्लास। और प्रॉप्स में अब मेरे पास क्या आ रहा होगा? अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, अभी देखें ये इसने रोना धोना शुरू कर दिया है। इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे वार्निंग देना शुरू कर दी है। अच्छा हुआ ये वार्निंग आ गई। ये जो आपका रिटर्न कंपोनेंट जो बनता है ना, कंपोनेंट आपका रिटर्न सिर्फ और सिर्फ एक डिव को एक्सपेक्ट कर रहा होता है। एक पेरेंट डिव आपका लाजमी होना चाहिए, उस पेरेंट के अंदर आप चाहे जितने चाहे जो है ना डिव्स बना दें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ और एक डिव बनाता हूँ, और उस डिव में ये दोनों रखता हूँ मैं। तो अब वो जो एरर्स आ रहे थे या वार्निंग आ रही थी वो हट जाएगी। अब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने माई क्लास लिया, और यहाँ पे आके, सॉरी माई क्लास में ले रहा हूँ मैं, एनीथिंग, ये प्रॉप है, ठीक है। ये प्रॉप लिया और एनीथिंग मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आगे देखूँ कि एनीथिंग मुझे बाकियों में भी पास करना पड़ेगा, एनीथिंग, ठीक है। तो अब ये यहाँ देखें, माय नेम इज मामून और फिर क्लास 2, माय नेम इज अरसलान और फिर क्लास 2, और फिर माय नेम इज वजिया और फिर क्लास 2। तो ये क्लास 2 क्यों आ रहा है लिखा हुआ है? सिंपली इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक प्रॉप पास किया हुआ है, और ये प्रॉप क्या कर रहा है, ये प्रॉप यहाँ पे आके कंपोनेंट को जो है वो डिफरेंटली जो है वो रेंडर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ कि, खैर अभी चेंजेस नहीं करते। ये बताएं, यहाँ तक का समझ में आया? अभी मैंने ये सिंपल रखा हुआ है, ये प्रॉप्स का फोल्डर है, इसमें मैंने कोई मल्टीपल फाइल्स नहीं बनाई कि आप कहीं कंफ्यूज हो। सिंपल मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया है, एक डिव के अंदर मल्टीपल डिव्स बने हुए हैं, उसमें यहाँ पे प्रॉप्स आ रहा है, और प्रॉप्स के अंदर से जो है ना मैं ये सारी चीज़ें निकाल रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे किसी को कोई मसला हो तो वो मुझे बताए। रहमान, आरिफ, अरसलान, फरजाना, हफ्सा, मामून, उज़ैर, काइम, सलमान, सुफियान, रमशा, ताहिर, उमर, वजीहा, जाहिद। क्लियर है सर? एनीथिंग वाला दोबारा बता दें, अब्दुलरहमान, ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, एनीथिंग वाला बस ये है कि एनीथिंग के अंदर जो है ना, अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाया था ना कि डायरेक्टली मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा था, ठीक है। मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर रहा था मामून, फिर माय नेम में डाला था अरसलान, माय नेम में डाला था वजीहा, ठीक है, डायरेक्टली स्ट्रिंग पास कर रहा था। अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग पास करें, हम वेरिएबल भी भेज सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर एक स्ट्रिंग सेव कर दिया। अभी मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग यूज कर रहा था, अब मैं इनडायरेक्टली जो है वो स्ट्रिंग को यूज करूंगा, एक इस वेरिएबल में आके माई क्लास में आके सेव हो गया। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, माई क्लास 1, और इसको मैंने नाम दे दिया क्लास 1, और फिर यहाँ पे आगे क्लास 2,
और फिर मैंने कर दिया यहाँ पे वेरिएबल का क्लास 2, और फिर यहाँ पे आके क्लास 3 कर दिया, क्लास 3। ठीक है, इस तरह से करके मैंने 3 वेरिएबल्स बना दिए। अब मैं इन तीनों वेरिएबल्स को एक एक करके इस तरह से यूज कर सकता हूँ सिंपली। तो अब क्या होगा, अब डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग पास नहीं कर रहा, अब मैं इसको इनडायरेक्टली एक वेरिएबल के थ्रू यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, अब माय नेम इज मामून क्लास 1, माय नेम इज अरसलान क्लास 2, और माय नेम इज वजीहा क्लास 3। इस तरह से आपको ये कोड जो है वो शो होगा। जी। हाँ देखिए, अभी जो है ना, मैं एक्चुअली एरे यूज करना चाह रहा था लेकिन मैं रुक गया। एरे ऑब्जेक्ट भी यूज करना है, वो काफी चीजें हैं जो हम यहाँ से प्रॉप्स के थ्रू भेज सकते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। अभी बस सिंपल आप ये समझें कि स्ट्रिंग को मैंने डायरेक्टली आपको भेज के दिखाया, और स्ट्रिंग को ही मैंने इनडायरेक्टली एक वेरिएबल के थ्रू जो है वो भेजना सिखाया। ठीक है, अब बताएं यहाँ पे किसी को कोई मसला हो, समझ में आ गया? कोई मसला है यहाँ पे वेरिएबल वाले में? अब्दुल रहमान और सुफियान, क्लियर है आपको? ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वही अपना तरीकेकार फॉलो करता हूँ, क्योंकि देखें यहाँ पे ये जो मेरा app.jsx है ना, इसमें मुझे खिचड़ी नहीं पकानी, सीधी बात। इसको मुझे बहुत क्लीन रखना है, इसके अंदर सिर्फ मेरा जो मेन टॉपिक है ना उसका कंपोनेंट रेंडर हो रहा होगा। इसमें मुझे ये नहीं चाहिए, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इस सारे कोड को मैं पेरेंट में जो है ना मूव कर दूंगा, और एक और कंपोनेंट बना दूंगा जिसमें जो है वो मेरा यहाँ पे कोड आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, मैं करता हूँ, प्रॉप्स में आया, यहाँ पे आके न्यू फाइल मैंने बनाई, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रॉप्स कंपोनेंट के नाम से JSX। ठीक है, प्रॉप्स कंपोनेंट के नाम से बनाया, ये सारा कोड मैंने उठा के प्रॉप्स कंप में डाल दिया। ठीक है, एक काम ये करा, और इसका नाम जो है वो मैंने रीनेम कॉपी, और इसको मैंने नाम को सही कर दिया। ठीक है, अब ये प्रॉप्स कंपोनेंट है, प्रॉप्स कंपोनेंट है, उसमें ये सब कुछ रेंडर हो रहा है, सिंपल ये कॉपी और जस्ट पेस्ट, सिर्फ ये किया मैंने। अब यहाँ पे ये जो सब मैंने यूज किया है इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, इसको हटा के मैं इसको डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो ये प्रॉप्स कंपोनेंट है, यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ कॉपी। अब ये नाम यूज होगा ना यहाँ पे, ये नाम यूज होगा, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये, और इसको मैं इंपोर्ट करा लूंगा, ये इंपोर्ट हो गया प्रॉप्स कंपोनेंट के नाम से। ठीक है, अब ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, इसमें मैंने कंसोल कराया हुआ है, और ये प्रॉप्स कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। ये अब पेरेंट कंपोनेंट आपका प्रॉप्स कंपोनेंट है, प्रॉप्स पेरेंट, और फिर ये कंपोनेंट आपका प्रॉप्स दिखाने के लिए बना हुआ है। यहाँ सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ सिंपली मैं आके, अच्छा ये वेरिएबल भी भेजने हैं मुझे वहाँ पे, इन वेरिएबल्स को भी मैंने कट किया, और इनको भी मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, देन हमें लास्ट क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इसको इंपोर्ट कर देना है, प्रॉप्स पेरेंट, और ये हमारा रेंडर हो गया। अभी देखें रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट ये है कि हमारा कोड जो है वो क्लीन हो गया। तो ये रिएक्ट के अंदर ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कोड प्रॉपरली रिफैक्टर हुआ हुआ हो, अंडरस्टैंडेबल हो कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, कैसे पास हो रही है प्रॉपर वे के अंदर। तो ये मैंने कुछ नहीं करा, बस सिर्फ शिफ्टिंग कर दी कि यहाँ पे ये कंपोनेंट बनाया, और इसके अंदर जो है वो मैंने पेरेंट कंपोनेंट बना दिया जिसमें ये सारा काम आपका हो रहा है इससे क्लास से रिलेटेड। अब बताएं यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? वैसे होगी, आई नो, आई नो कि कंफ्यूजन होगी यार, ये फाइल्स कैसे बन रही हैं, फोल्डर कैसे बन रहे हैं। तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे दोबारा से और खुद फॉलो कर रहे होंगे एक एक स्टेप को, तो कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। वीडियो को आपके पास पावर होगी कि पीछे करके देख सकते हैं। अच्छा, अच्छा यहाँ पे अब मैंने अपने लिए जो है वो गाइडलाइन बना के रखी है, वैसे तो मैंने उसकी भी बनाई थी कि किस तरह से जो है वो क्लास कंपोनेंट में होगा, बट मैं क्लास कंपोनेंट को नहीं बता रहा क्योंकि ये यूज़ ही नहीं करते जब हम, तो फायदा। अच्छा, तो ठीक है, इतना ये हो गया आपका क्लास कंपोनेंट, सॉरी फंक्शनल कंपोनेंट। अब थोड़ा सा स्टेट को देख लेते हैं। अब सिमिलरली, अच्छा ये जो प्रॉप्स होते हैं ना,
ये आप जो है वो अपने जो कंपोनेंट जब आप रेंडर कर रहे होते हैं उस वक्त आप जो है वो पास करते हैं। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ करता हूँ कि इसके अंदर जो है वो मैं एक डिस्ट्रक्चरिंग करता हूँ। डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? यहाँ पे आया मैं। अभी देखें ये मैंने कोड किस तरह से लिखा हुआ है। इसमें जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ, props डॉट माई नेम, props डॉट एनीथिंग। तो props मैंने यहाँ से पैरामीटर से लिया है, और यहाँ पे मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ props डॉट माई नेम करके, props डॉट एनीथिंग करके। अब मुझे ना बार बार props लिखना पड़ रहा है, ये ना आप लोगों को पता है प्रोग्रामर्स काफ़ी कामचोर होते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी बनाता हूँ, इसको कमिट कर देता हूँ ताकि कोड जो है वो आप लोगों के पास रहे। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बजाय प्रॉप्स लिखने के यहाँ पे मैं ये पैरेंथेसिस लगाता हूँ, यहाँ से प्रॉप्स को मिटाता हूँ और मैं ये माय नेम कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ एनीथिंग। ठीक है, अब मैंने प्रॉप्स में से डायरेक्टली माय नेम और एनीथिंग निकाल लिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, यहाँ से मैं अब प्रॉप्स को हटा सकता हूँ। अब जस्ट मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, माय नेम और एनीथिंग। तो यहाँ पे अब मुझे प्रॉप्स डॉट जो एक सेंटेक्स था वो लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे ब्राउजर में आऊंगा देखूंगा तो अभी भी मुझे वही कोड जो है वो नजर आ रहा होगा, माय नेम इज मामून क्लास 1, माय नेम इज अरसलान, लाइक दिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। ये हमने डिस्ट्रक्चरिंग की है प्रॉप्स की। हाँ बिल्कुल ठीक है, उजैर और सलमान ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रक्चर स्टेट की जानिब। तो स्टेट के लिए भी मैं वही पैटर्न को यूज़ करूँगा। यहाँ पे आया मैं और फोल्डर बना दिया एक स्टेट का नाम का, स्टेट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया माय कंपोनेंट बनेगा ना, पहला कैपिटल पास्कल केस में बनाएंगे माय स्टेट डॉट JSX। ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट RAFCE। ठीक है, ये याद रखें RAFCE। एंटर किया तो ये मेरा एक फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ, मेरे मुझे इसकी नीड नहीं है। तो अब मुझे एक स्टेट बनानी है और यूज स्टेट। आप जो है वो यहाँ पे देखें, यूज स्टेट जब मैं लिखूंगा तो एक स्निप मुझे देगा। यूज स्टेट लिखूंगा ना तो एक स्निप देगा, यूज स्टेट स्निप्ड। ये सारा कुछ जो आ रहा होगा आपका उसी एक्सटेंशन से आ रहा होगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से इंस्टॉल करवाई थी। आप जब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी एक स्टेट जो है वो बन जाएगी। ठीक है, स्टेट क्या होती है? स्टेट वो चीज़ होती है जो कि आपके वेरिएबल को जो है वो चेंज कर रही होती है। क्या चेंज कर रही होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखें। पहले तो इसको इंपोर्ट कर लें आप जल्दी से ज़रा, यूज स्टेट। अब ये कहाँ से आएगी आपके पास स्टेट? रिएक्ट और यूज स्टेट, ये एक हुक है। हुक बाद में देखेंगे क्या होता है, अभी बस ये है कि कुछ आपने ऐसा करना है। कैसा करना है? आपने कांस्टेंट बनाना है। कांस्टेंट बनाने के बाद आपने एक एरे बनाना है, और उस एरे के अंदर आपने जो है वो क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है इसके नाम का, फर्स्ट के नाम का, और दूसरा वेरिएबल बनाना है सेट फर्स्ट के नाम का। ठीक है, और यहाँ पे आपने कुछ वैल्यू पास कर देनी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो ये पहला वेरिएबल होता है ना, ये वो होता है कि जो आप अपने रिएक्ट के अंदर यूज करते हैं वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, वैल्यू को शो कराने के लिए। और ये जो सेकंड इसका जो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट के लिए आप उसको, वो हम यूज करते हैं वैल्यू को चेंज कराने के लिए। ठीक हो गया। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ माय, अच्छा ये जो फर्स्ट है इसको मैंने यहाँ पे शो करा दिया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक मिसाल के तौर पे फर्स्ट। ओके, तो स्क्रीन शो हो रही है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? हम्म, ठीक है। अच्छा, तो स्टेट्स के ऊपर बात चल रही थी। स्टेट्स जो है ये वो तरीका होता है कि जिसके ज़रिए जो है वो हम अपने वेरिएबल्स वगैरह को, फंक्शंस वगैरह को, उसको चेंज कर रहे होते हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर रहे होते हैं हम। ये चेंजेबल होती हैं, जबकि प्रॉप्स जो है वो हम कंपोनेंट से डायरेक्टली भेज रहे होते हैं और वो हम चेंज नहीं करते।
तो चेंज नहीं करना और करना, ये चीज़ें जो है वो आप जैसे आगे मूव होते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी स्टेट्स को जो है वो अच्छे से देखते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने एक कंपोनेंट बनाया है सिंपली, और उसके अंदर ये इस तरह से करके मैंने एक स्टेट बनाई है इस कंपोनेंट की। उसका नाम रख, स्टेट में मैंने दो वेरिएबल पास करें, फर्स्ट एंड सेट फर्स्ट। तो ये फर्स्ट नेम के लिए समझ लें आप, या कर लेता हूँ मैं इसको फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ लाइक हसनैन। तो अब माय स्टेट में क्या आ रहा होगा यहाँ पे, फर्स्ट में हसनैन। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ। अच्छा ये अच्छा अच्छा। तो अभी जो है वो मैं पहले app.jsx में आता हूँ। ये अपना जो प्रॉप्स वाला कंपोनेंट है इसको बंद करता हूँ। ठीक है, इसको बंद करके अब ये जो माई स्टेट्स के नाम से मैंने बनाया है, माई स्टेट के नाम से, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये स्टेट्स में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जबकि इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ ज़रा ब्राउज़र पे आके, तो ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है फर्स्ट, अच्छा ओके, मैंने वेरिएबल का नाम सही नहीं दिया हुआ, इसको मुझे सही करना है। यहाँ पे आगे फर्स्ट नेम है, तो फिर मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया माई स्टेट हसनैन। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे मूव करता हूँ कि स्टेट में जो है वो हम क्या क्या चीज़ें जो है वो सेव करा सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको एक स्ट्रिंग जो है वो सेव करा के दिखाया कि स्टेट में आप जो है वो स्ट्रिंग सेव करा सकते हैं। इसको मैं कमिट करता हूँ। ठीक है, और नीचे जो है वो मैंने कोड रखा हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। मिसाल के तौर पे ये है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, इसकी नीड नहीं है, समझा दिया, ये समझा दिया। ओके, एंड नाउ दिस। अब जिस तरह से हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, सिंपली वही किया है काम, सिंपली वही काम है। बट अब जो है वो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस ऑफ एक करके मैंने एक स्टेट बना दी, और उसमें मैंने वैल्यू सेव कर दी 25। तो प्राइस ऑफ एक जो है वो अब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा ये। इसका चेंज कर देते हैं नाम, हम माई स्टेट कर देते हैं। नाउ लेट्स सी। हम्म, और इसको भी मैं कर देता हूँ एक प्राइस। तो मैंने एक नंबर यहाँ पे पास करके दिखा दिया कि भाई किस तरह से आप जो है वो सिंपली जो है वो ये जो यूज स्टेट का जो एक हुक है, उसके अंदर आप वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, उसके अंदर आप जो है वो स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, नंबर भी पास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले नंबर पास करके देखा, इसको भी मैं यहाँ पे फॉर द रिकॉर्ड जो है वो सेव रख रहा हूँ। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्टेट में ना सिर्फ जो है वो स्ट्रिंग नंबर पास कर सकते हैं, बल्कि एक एरे भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाई है फ्रूट्स की। ठीक है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, देखें सब कुछ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पे सिंपल वेरिएबल का नाम जो है वो अब तक मैं पास कर रहा हूँ। बस क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो यूज स्टेट का होके उसके अंदर मैं चीज़ें चेंज करता जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो मुझे जो है वो टाइम वेस्ट इसके ऊपर नहीं करना पड़ रहा। अब मैं जस्ट यहाँ पे अगर आता हूँ तो, अच्छा माय नेम को चेंज करना होगा, ऑल ऑल फ्रूट्स। तो यहाँ पे ऑल फ्रूट्स आपको दिख जाएंगे, बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल। ठीक है, स्पेस दे देता हूँ मैं लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टेट्स के अंदर जो है वो अपना ये देख लिया कि वेरी एरे किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। और अब हम एक चीज़ और देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो ये कि किस तरह से हम इनिशियल वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें ना इस तरह से आई गेस आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। इसको मैंने कॉपी बनाया, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब देखें, अगर मैं मिसाल के तौर पे ये मैंने एक नेम बनाया, और नेम में अभी मैंने हसनैन प्रिंट करा हुआ है, यहाँ पे नेम आ रहा है, और ये यहाँ पे
प्रॉपरली जो है वो शो हो रहा है। माय नेम इज हसनैन, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, माय नेम इज हसनैन यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर वे में आ रहा है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये जो सेट नेम है ना, ये जो सेकंड वेरिएबल है, ये सेकंड कांस्टेंट आप यूज करते हैं वैल्यू को चेंज कराने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके इसको अनकमेंट करता हूँ सेट नेम को। ठीक है, इस तरह से मैं इसको चेंज कराता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको एरर्स मिल जाएंगे। अनकाउंट एरर, टू मेनी री रेंडर्स, रिएक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ, लाइक इस तरह का आपको एरर मिलेगा। और ये इसको चेंज नहीं करेगा, ऑल्दो ये चेंज करने के लिए है बट ये चेंज नहीं करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक और हुक यूज करना पड़ेगा। हुक के बारे में अगेन रिपीटिंग बाद में बताऊंगा, बट अभी बस इतना समझ लें कि हुक जो है वो एक रीयूजेबल फंक्शंस होते हैं जो आप जो है वो एज अ फंक्शन के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, बस इसको इतना रखें। तो मैं एक यूज इफेक्ट के नाम का हुक यूज करूंगा। ये यहाँ पे यूज इफेक्ट की स्निप्ट आ जाएगी, ये मैंने इस पर क्लिक किया और ये एक यूज इफेक्ट जो है वो जनरेट हो गया। ठीक है, मेरे लिए ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए यहाँ पे कुछ पास करना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये यूज इफेक्ट आपका हुक जो है वो यहाँ पे आ गया। अभी इसको आपको इंपोर्ट भी करना है। कंट्रोल कंट्रोल और स्पेस, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये इंटेलिजेंस आ जाएगी, इस पर क्लिक करें, ये आपका यूज इफेक्ट रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप जो है वो अपना जो सेट नेम है इसको आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने आरिफ कर दिया। ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर अभी बहुत सारी चीजें आ रही थी, वो मैंने रिमूव करी। ये क्यों रिमूव करी, ये एरे क्या है, इसमें से क्यों रिमूव किया, ये सारी डिटेल्स जो है ना मैं जब दूंगा जब मैं यूज इफेक्ट को पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना याद रखें कि वेरिएबल को चेंज कराने के लिए, इस कांस्टेंट को चेंज कराने के लिए मैं यूज इफेक्ट का यूज कर रहा हूँ, और वो इसको मुझे चेंज करके दे रहा है। तो माय नेम इज आरिफ, तो पहले क्या आएगा यहाँ पे कंसोल में, अगर मैं कराऊं तो अब पहले एक्चुअली, हाँ ये भी एक काम की चीज़ है। देखें सबसे पहले क्या आया यहाँ पे, हसनैन। ठीक है, हसनैन आया, जब एप्लीकेशन जो है वो रेंडर हुई तो यहाँ पे जो नाम सेव हो गया वो क्या सेव हो गया, इसके अंदर स्टेट के अंदर आरिफ। अब जो स्टेट के अंदर वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू सेव है तो वो आरिफ सेव है। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट कब काम करता है, ये जब आपका कंपोनेंट जो है वो आपकी यूआई के अंदर जो है वो सेट हो जाता है तो यूज इफेक्ट चलता है, और यूज इफेक्ट के अंदर जो भी आपने चीजें रखी हुई होती हैं वो फौरन चल जाती हैं। यानी कि समझ लें कि जैसे कि इंडेक्स की फाइल है, आपकी जैसे ही आपकी जैसे ही इंडेक्स की फाइल चली तो वैसे ही कोई फंक्शन कॉल होना शुरू होगा। तो इसके अंदर यही सेम ये है कि जैसे ही रिएक्ट की ऐप के अंदर ये कंपोनेंट चला, माई स्टेट का कंपोनेंट आपकी यूआई के अंदर लगा, उसके बाद फौरन ही यूज स्टेट में जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी काम होगा, जो भी फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या कराया हुआ है, सेट नेम करके आरिफ प्रिंट कराया हुआ है, तो मेरा जो नाम था वो चेंज हो जाएगा आरिफ से, और यहाँ पे फिर नेम में आरिफ शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा लास्ट चीज क्या रह गई है, हाँ, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे नाम चेंज करके दिखाया आपको, इस तरह से आप सिंपली कोई भी स्ट्रिंग को भी चेंज कर सकते हैं, एरे की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बस सिंपली बस मैं अनकमेंट करके दिखा रहा हूँ। देखें यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स क्या थी, यहाँ पे 25 थी, फिर मैंने यूज इफेक्ट में जो है वो करा दिस कोड विल रन आफ्टर इनिशियल रेंडर, और फिर यहाँ पे सेड एक की वैल्यू 30 कर दी। तो अब यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिखेगी वो दिखेगी 30। ठीक है, इनिशियली आप यहाँ पे एम्प्टी रख देते हैं ताकि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो कुछ ना आए तो एम्प्टी शो हो जाए। खैर, तो ये हुआ। देन जो है वो सिमिलर वे में हम यहाँ पे एरे को भी जस्ट सेव कर चेंज कर देते हैं, और क्लास को वाइंड अप करने की जानिब बढ़ते हैं। तो यहाँ भी देखें मैंने क्या बनाया है, एक एरे बनाई है सिंपल, वही अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी थी, बनाना, ऑरेंज, एप्पल। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, उन फ्रूट्स को चेंज कर दिया BOA के नाम से। बिल्कुल उसी पैटर्न में मैंने यहाँ पे स्टेट में पास किया है, जिस पैटर्न में मैंने यहाँ पे स्टेट बना के रखी है। जैसे यहाँ पे देखें मैंने जो नंबर पास किया था वो मैंने कुछ इस तरह से पास किया था, 25 डायरेक्टली, किसी पेरेंथेसिस वगैरह के स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर।
तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यूज़ किया है। तो जब मैं स्टेट को चेंज करूँगा, अपडेट करूँगा, तो मुझे अपना जो मतलब जो भी वेरिएबल्स या जो भी स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ उसको उसी स्ट्रक्चर के अंदर मुझे रखना होगा। तो एरे की फॉर्म में मैंने रखा और इन्हें मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय फ्रूट्स आर, BOE, बनाना ऑरेंज एप्पल। ठीक है। तो ये थी सिंपल स्टेट की थ्योरी। स्टेट के अंदर आगे मजीद चीज़ें भी आप लोग देखेंगे, बट अभी जो है ना बिल्कुल बेसिक है। अभी हमने आज देखा किस तरह से हम कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, किस तरह से क्लास कंपोनेंट बनाते हैं, फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं, किस तरह से प्रॉप्स पास करते हैं, और किस तरह से हम ये स्टेट को यूज़ कर रहे होते हैं। अभी एक्चुअली आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अभी टूल्स सीख रहे हैं कि ये पाना क्या काम करता है, ये प्लास क्या काम करता है। ठीक है। तो आगे जाके जब हम इनको रियल एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, प्रॉप्स को, स्टेट को, यूज इफेक्ट को, इन सारी चीज़ को, कंपोनेंट को तोड़ के बनाएंगे हम, तो और ज़्यादा बेटर वे में जो है वो चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। तो अभी तक के लिए जो है वो इतना ही है। अब मुझे बताएं, अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ पूछनी है, तो वो आप पूछें, मैं अवेलेबल हूँ। 15 मिनट्स हैं आप लोगों के पास। अच्छा, फरजाना पूछ रही है सर डायरेक्ट चेंज क्यों नहीं हो सकता सेट नेम। नहीं, डायरेक्ट चेंज नहीं हो सकता। ये आपको रिएक्ट जो है वो एक मतलब तरीकेकार प्रोवाइड करता है आपको, कि आपको इस वे के अंदर जो है वो अगर कोई स्टेट वगैरह चेंज करनी है तो इस तरह से करनी है, तो हमें उसके रूल्स को फॉलो करना होगा। सिंपल इसका ये आंसर है जी। अब्दुल रहमान, कोई सवाल है आपका? आरिफ, अरसलान। अच्छा, ये अरसलान कौन से वाले हैं? अरसलान रशीद, अरसलान का पूरा नाम? किसी फंक्शन के जरिए भी तो कर सकते हैं स्टेट चेंज। हाँ बिल्कुल, फंक्शन के जरिए कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। लाइक हम एक फंक्शन बनाते हैं मिसाल के तौर पे, ये जो स्टेट है अभी मैं इसको यूज इफेक्ट में मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये फौरन ही चेंज ना हो, जब मैं एक बटन पे क्लिक करूं तो तब जाके जो है ना वो स्टेट चेंज हो। ठीक है। तो वो हम स्टेट तब चेंज करेंगे जब मैं आपको इवेंट हैंडलर पढ़ाऊंगा, तो वो आई गेस के नेक्स्ट क्लास के अंदर ही जो है ना वो चीज़ जो है वो मैं कवर कराऊंगा। फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो फौरन ही जो है वो आपकी स्टेट चेंज नहीं होगी, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा देन ही वो स्टेट चेंज होगी। तो बिल्कुल राइट, हम जो है वो बटन क्लिक पे करा सकते हैं चेंज, बट हम डायरेक्टली नहीं करा सकते कि डायरेक्टली यहाँ पे आके मैं स्टेट फ्रूट्स बगैर इसके यहाँ पे आके मैं इसे लिख दूँ, तो इट्स नॉट अलाउड। अच्छा, आरिफ, नो सर, बस दोबारा लाइव क्लास को देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। जी, मामून, उज़ैर, काइम, सलमान, सुफियान, जी, कोई कुछ कुछ सर बोल रहा है? मेरे पास तो हाँ नेट का इश्यू चल रहा था, तो टॉपिक अगर मुझे एक बार आप बता दें। मैंने वैसे गेट आपसे अभी सीखा, और प्रॉप्स और यूज स्टेट और ये यूज इफेक्ट अभी आपने, इसके अलावा कुछ पढ़ा है? नहीं नहीं, बस यही हमारे टॉपिक्स थे आज के। आज जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। असाइनमेंट आप लोग किस तरह से सबमिट करेंगे प्रॉपर वे के अंदर और अच्छे तरीके से टेस्ट करके, देन हमने फंक कंपोनेंट्स को देखा, कंपोनेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, प्रॉप्स को देखा हमने, प्रॉप्स क्या तरीकेकार होता है यूज़ करने, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें देखी। फिर हमने स्टेट को देखा, और स्टेट के अंदर हमने देखा कि किस किस तरह के टाइप के वेरिएबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, एरे। हम ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, बट अभी जो है वो मैंने इसको इतना ही लिमिटेड रखा। आप लोगों के ऊपर है अब ये कि आप लोग मज़ीद एक्सप्लोर करें। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई। देखें, अभी जो है जो क्लास होती है आपकी वीक में ओनली 1 डे, ठीक है, और 3 घंटे की क्लास होती है, नो डाउट, उसमें मल्टीपल आपके पास ब्रेक्स होते हैं, बट ये इनफ नहीं है। आप लोगों को खुद से ये एफर्ट्स करनी है कि आप लोग खुद यूट्यूब पे जाएं और कोई प्लेलिस्ट फॉलो करें, उसको अंडरस्टैंड करें, मजीद नॉलेज लें और प्रैक्टिस करें उसकी, ताकि आप लोग आगे निकल सकें। क्योंकि मैं एक अपनी स्पीड में पढ़ाऊंगा, और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाऊं कि अंडर द हुड काम क्या हो रहा है। ठीक है। बट अगेन कुछ चीज़ें जो है वो क्लास का एक लिमिटेड टाइम है हमारा, हम लाइक 2-3 साल तक नहीं चला सकते।
तो वो चीज़ें नहीं होती कवर, वो रह जाती हैं। तो वो आप अपनी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप खुद से यूट्यूब की वीडियोस देख देख के ही आप उसको ले सकते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ, ठीक है, अब उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई सी ऐसी चीज आपको करना पड़ जाती है जो कि मैंने सिखाई नहीं है, बट यू हैव टू डू दैट। आपके पास, आपने HTML CSS पढ़ लिया, तो अब आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई नई चीज आपके सामने आती है तो आपको उसको किस तरह से सर्च करना है, किस तरह से उसको फाइंड करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बस जो पढ़ा दिया उसी के मुताबिक आपके पास प्रोजेक्ट आएगा और आपको बनाना है बस। तो आपकी रिसर्च जो है वो मजबूत होनी चाहिए, और रिसर्च आपकी तभी मजबूत होगी जब अभी लर्निंग के दौरान ही जो है वो आप ये कोर्स के साथ साथ ही आप लोग दूसरी वीडियोस को भी, दूसरे लाइक आर्टिकल्स वगैरह को भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, रिएक्ट के वेबसाइट पे जाके रिएक्ट को पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो तब जाके ही आपकी मतलब जो बेस है ना वो मजबूत होगी। अगर आप लोग ढीले पड़े, आपने बस बोला चलो यार बस, और असाइनमेंट में बिल्कुल छोटा सा ही देता हूँ, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता, आपने बोला यार असाइनमेंट है बस 5 मिनट में करा, सबमिट करा, हो गया काम, अब मैं तो बेस्ट डेवलपर बन जाऊंगा, तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। असाइनमेंट जस्ट फॉर लाइक इस पर्पस के लिए होते हैं कि यार आप लोगों की इंटरेक्टिविटी बनी रहे और जो पढ़ाया है वो जस्ट एक रिवीजन हो जाए। तो प्रोजेक्ट्स जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग लाजमी है कि आप लोग खुद से भी इफर्ट करें। ठीक है, तो और कोई सवाल किसी का? जैनब, जैनब ने काफ़ी लेट ज्वाइन किया है आई गेस। जैनब, जाहिद, वजीहा, उमर, अभी 3 स्टूडेंट्स जो है वो पेंडिंग में है, वो भी ज्वाइन करेंगे आई गेस। तो कुछ स्टूडेंट्स का इंट्रो नहीं हुआ है, बट लेट इट गो। क्या चीज़ सर? हाँ उमर, क्या कह रहे हैं आप? दोबारा बोलें, कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है, आई गेस हाँ नहीं, मैं पूछ रहा था कोई क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों का, उमर इसलिए नाम लिया था मैंने। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। अब जो है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जो है वो कुछ टॉपिक्स रिएक्ट के देख के, और उसके बाद हम नेक्स्ट जेएस के ऊपर मूव हो जाएंगे, और फिर बाकी का रिमेनिंग जो आपका रिएक्ट का जो भी सब कुछ होगा वो फिर हम नेक्स्ट जेएस के अंदर ही पढ़ रहे होंगे। ये जो प्रॉप्स वगैरह आपने आज पढ़ा, ये जो आपने कंपोनेंट आज पढ़ा, स्टेट्स पढ़ा आपने आज, ये सब कुछ आप नेक्स्ट जेएस के अंदर भी यूज कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जेएस के अंदर कुछ नया ही काम होगा, तो ये सारी चीजें उसमें यूज कर रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट जेएस जो है वो आपका रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। तो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट रिएक्ट की तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आए तो आप लोगों को डिफिकल्टी ना हो कि यार मुझे तो नेक्स्ट जेस आती है और रिएक्ट नहीं आती, तो सामने वाला हंसेगा, अबे भाई क्या कह रहे हो, आपको नेक्स्ट जेस आती है और रिएक्ट नहीं आती। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिएक्ट से, तो नेक्स्ट जेस पे मूव करना भी आसान होगा और रिएक्ट पे भी आप काम कर सकेंगे। ठीक है, अब जो है ना मैं आप लोगों को जी, कोई कुछ कह रहा है? सर ये सेम जो सिचुएशन है ना, ये मेरे साथ हुई थी। हम्म। मैं सॉफ्टवेयर हाउस में इंटरव्यू देने गया तो उसने मुझसे 3 बार पूछा तुम्हें रिएक्ट आती है। मैंने कहा नहीं मुझे नेक्स्ट जेएस आती है, रिएक्ट नहीं आती। क्योंकि अच्छा। हमें डायरेक्ट पढ़ाई जो हमने जहाँ से पढ़ी ना नेक्स्ट जेएस, तो उन्होंने डायरेक्ट रिएक्ट नेक्स्ट जेएस ही पढ़ाई, रिएक्ट नहीं पढ़ाई। और रिएक्ट मैंने बिल्कुल देखी भी नहीं थी कि क्या चल रहा है। वो तो अभी आपकी क्लास ज्वाइन करने से कुछ टाइम पहले ही मैंने रिएक्ट के बुक्स वगैरह देखे, तो वो तो मैंने कहा सारी वही है, ये तो सेम ही है। बिल्कुल बिल्कुल तभी ऐसा ही उसने है। पूछा कि 3-4 बार की रिएक्ट आती है, रिएक्ट आती है, रिएक्ट। हाँ, अच्छा वैसे कोर्स स्टार्ट करने से पहले मेरे माइंड में भी यही था कि यार हम लोग मोस्टली नेक्स्ट जेस पे काम कर रहे होते हैं, तो यार क्या ज़रूरत है कि मैं रिएक्ट पढ़ाऊँ, तो मैंने कोर्स आउटलाइन के अंदर नेक्स्ट जैसी लिखी थी। बट जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस आई। मेरा माइंड भी पॉसिबल है कि स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में ही ना आए कि यार रिएक्ट जो है वो एक्चुअली है ही नेक्स्ट जेस। तो उसके लिए मैंने कहा, यार इसको आप साथ ही रखो। ये तो ऐसी बात हो जाएगी ना, लाइक मिसाल के तौर पे आप इंटरव्यू देने गए, आप बोल रहे हैं यार मुझे नेक्स्ट जेस आती है, अब वो पूछ रहा है अच्छा आपको HTML आती है, आप बोलेंगे नहीं यार HTML तो नहीं आती, लेकिन मुझे नेक्स्ट जेस आती है हाँ। तो वो सामने वाला बोलेगा भाई ये बंदा तो हमें नहीं चाहिए, इसको ला फारिग करो, सामने नहीं चाहिए बंदा, तो मसला करेगा बहुत ज्यादा। तो खैर वेरी नाइस, आप लोग इसी तरह से जो है वो इंटरेक्टिव रहा करें, यही तरीका है ऑनलाइन क्लास का। ऑनलाइन क्लास का बिल्कुल भी ऐसा तरीका नहीं है कि एक टीचर बोल रहा है और सारे के सारे मतलब आराम से रजाई में घुस के लेटे हुए, हैंड फ्री लगाया हुआ है, और जो है ना मोबाइल के अंदर जो है वो जूम मीटिंग होने देख रहे हैं, और बीच में थोड़ी सी ऊँग आ रही है, सो भी रहे हैं। तो ये तरीका नहीं है, तो इंटरेक्टिविटी बना के रखा करें। और हाँ एक और चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कोशिश करें कि आप लोग ना अपना पीसी भी साथ रखें। लाइक माइट बी के मैं थोड़ा सा मोर इंटरेक्टिव क्लास को बनाने के लिए ये करूं कि आपको जो मैं ब्रेक देता हूं, तो अब उस ब्रेक को थोड़ा सा इंटरेक्टिव कर दूं कि भाई मिसाल के तौर पे मैंने पढ़ा दिया, अब मैं कहूँ कि यार आपको मैं 15 मिनट दे रहा हूँ, मुझे फला काम करके जो है ना आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट जो है ना मुझे पर्सनल में सेंड कर दो। तो उससे क्या होगा कि मतलब और ज्यादा जो है ना ऑनलाइन क्लास का ना जो लाइक परफॉर्मेंस है ना और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। वो वाला फील नहीं आएगा कि यार ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, बोर हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, मसले मसाइल हो रहे हैं, और फिर स्टूडेंट्स का फिर ये माइंड बन जाता है यार नहीं ऑनलाइन क्लास में कभी भी पढ़ा नहीं आ सकता, फिजिकली बेस्ड है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है। आपकी बहुत सारी चीजें बच जाती हैं, आपको आना जाना, ट्रेवल, दुश्वारी, मट्टी धूल, पाकिस्तान कराची। तो सुकून से अपना सेटअप किया करें, टेबल वेबल अरेंज कर लें, अपनी सिस्टम लगा लें, अपना मोबाइल लगा लें, सेट कर लें, क्लास लें, ब्रेक हो उसके वक्त जो है ना माइट भी आपको टास्क दे दूं, तो आप जो है वो उसको अटेम्प्ट करें 15 मिनट के अंदर, और फिर जो है वो आप लोग क्लास में आ जाएं। तो नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह कोशिश करते हैं ये चीज़ करने की। अभी वाइंड अप करते हैं क्लास को, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो। जैनब, वजीहा, हादी, अच्छा हादी साहब माशाल्लाह अभी आए आई गेस। ठीक है। हाँ कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा मैं वाइंड अप करने की जानी पड़ता हूँ, किसी का सवाल आता है। हाँ बोले, एनीवन? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, बस असाइनमेंट का एक दफा बता दें अगर। असाइनमेंट का, हाँ, पहला असाइनमेंट जो है वो ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे जो है ना मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं दोबारा से गाइड कर दूंगा, वो मुझे पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हैं वो। बाकी जो आज का जो असाइनमेंट होगा वो फिर अभी मैं थोड़ा सोच के वो फिर मैं बना के आप लोगों को दूंगा। वैसे कुछ नया असाइनमेंट नहीं होगा, बस ये होगा कि आपने ये करना है जो आज मैंने काम किया ना, ये जो मैंने आज काम किया है इसी की आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसको गिट पे पुश कर देना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ये वाला कोड भी अभी आपके सामने ही मैं कर देता हूँ पुश। मैं यहाँ पे आया गिट बेस, अब तो मैंने कोई नया काम गिटहब पे नहीं किया ना, तो बस मैं गिट एट डॉट गिट कमिट माइनस एम और क्लास टू कंप्लीट इट एंड देन गेट पुश। ठीक है, ये मैंने कोड पुश कर दिया। अब आपके पास गिट पे ये सारा का सारा कोड रखा हुआ होगा, अगर आप यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखें ये सब कुछ हलवा पड़ा हुआ है। ठीक है, सब कुछ बना हुआ रखा हुआ है, कंपोनेंट्स यहाँ पे बने हुए रखे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, आपको क्या करना है इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑल दो आप ये काम भी कर सकते हैं, जस्ट रिपोजिटरी को क्लोन करें और डायरेक्टली पुश कर दें आप लोग, ठीक है ना, कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करिएगा। ये खुद से अंडरस्टैंड करिएगा, कोड को मिटा के खुद से टाइप करके लिखिएगा आप लोग। ठीक है, तो फिर देन जो है वो आप इसी तरह में आपका जो आपकी जो रिपोजिटरी एक्चुअली मेंटेन हो रही होगी इसी तरह से मेंटेन हो रही होगी। भले रीडमी की फाइल ना बनाए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 असाइनमेंट सारे मेरे तो क्लास आ रहे हैं ना, आपका यहाँ पे आ रहा होगा असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, इस तरह से पूरी एक रिपोजिटरी आपकी मेंटेन होगी, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप जो है वो उसमें से ले सकें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अच्छा सर आज आपने क्या किया, ब्रीफ ओवरव्यू दे दें। सॉरी हादी, मैं और मज़ीद इस पर टाइम नहीं लगा सकता, आप जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, और रिकॉर्डेड वीडियो भी रिकॉर्डेड वीडियो भी सेम डे आपको मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे वीक जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली जो है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस में हमारी वर्किंग चल रही होती है, और मुझे बिल्कुल भी जो है ना समझ ले सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी होते हैं। तो उस टाइम में से मुझे टाइम निकालना होता है कि वीडियो एडिट करना, उसमें कोई अनवांटेड पार्ट्स जो है ना लाइक मिसाल के तौर पे गैप आ गया, पाउस आ गया बहुत सारा, तो वो मुझे रिमूव करके प्रोसेस करके वीडियो को अपलोड करना होता है। तो अगर किसी की क्लास मिस होती है तो समझ लें उसको फिर वो बिल्कुल एंड में जाके वो क्लास जो है वो देखने को मिलेगी, और फिर उसी वक्त उसको असाइनमेंट सबमिट करने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लाइक किसी का एक्सक्यूज एक्सेप्ट किया जाएगा कि सर हमें वीडियो देर में मिली इस वजह से मैं असाइनमेंट नहीं कर सका, सबमिट नहीं कर सका, प्लीज़ मुझे कोर्स से रिमूव ना करें। तो आप लोगों के लिए लाजमी है कि आप लोग लाइव क्लास लें और प्रॉपर वे में, और जब मुझे वक्त मिलेगा बेहतर कोशिश पूरी होगी कि जल्द से जल्द मैं वीडियो अपलोड करूँ। हाँ बिल्कुल हादी, कोड जो है वो मैंने पुश करा हुआ है, कोड जो है वो गिटहब पे पुश है। ठीक है, ये देख लें आप रेपो, यहाँ पे रेपो के अंदर कोड पुश है, जो आज का हमने सीखा किया सब कुछ मौजूद है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक,
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस।